हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि हमने अपना जो नया सत्र है वो बड़े ही धमाकेदार ढंग से शुरू कर लिया है। और इस धमाकेदार शुरुआत में बात करें तो हमने अपनी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 4 कौन सा है? प्राथमिक क्रियाएं, इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के शानदार नोट्स का अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में हम इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उनको हल करने वाले हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है उनको भी हल करने वाले हैं, उनको भी समझने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, बड़ा ही आनंददायक चैप्टर है, तो आपको आनंद भी आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास में बने रहना है और अपनी इस क्लास को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से आने वाले किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राथमिक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर ये प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है ना? ये समझना जरूरी है कि सर ये प्राथमिक क्रियाएं आखिर है क्या। तो ये मैं बता देता हूं आप लोगों को, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है सर, जिनको आप क्या कह सकते हैं, प्राथमिक क्रियाओं को, इनको हम प्राथमिक गतिविधियां भी कह सकते हैं। अच्छा चलिए छोटी सी बात कर लेते हैं, ये विधियां अगर स्पेलिंग वगैरह में थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो देख लेना भाई, गतिविधियां है ना, गतिविधियां भी कह सकते हैं क्रियाओं को। अब बात करते हैं सर ये गतिविधियां क्या होती है, क्रियाएं क्या होती है। पहला प्रश्न दिमाग में यही आता है। तो देखो प्राथमिक का मतलब होता है प्रथम, यानी सबसे पहले का जो होता है ना प्राथमिक, प्राथमिक स्कूल होती है, इसका मतलब आप जहां से स्कूल शुरू करते हो सबसे पहले प्राथमिक में तो जाते हो। तो ये प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? क्रियाओं का मतलब काम होता है। क्या होता है भाई? कार्य होता है। तो अपन प्राथमिक कार्य क्या करें? तो ये प्राथमिक कार्य किसके पढ़ने वाले हैं? हम इंसानों को ही पढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अपनी बुक का ही नाम है, अपनी बुक पुस्तक का नाम है। तो आप क्या करेंगे, मानव जो है, मानव जो है वो जो क्रियाएं करता है, अब वो क्रियाएं क्यों कौन सी करता है, वो कार्य क्यों करता है, यानी मनुष्य है वो कार्य क्यों करता है? तो सीधी सी बात है, धन कमाने के लिए करता है। मैं सीधी भाषा में बताता हूँ, धन कमाने के लिए वो क्या करता है, वो कार्य करता है। अब ये कार्य कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उसके मनुष्य जो है वो प्राथमिक कार्यों में लगा था भाई सबसे पहले। अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर उसने क्या किया, शुरू में देखा कि मेरे को करना क्या चाहिए, तो खेती है वो करना शुरू कर दिया। कुछ और काम है जो सीधे प्रकृति से हमें मिल रहा है, तो वो काम है जो होते हैं वो प्राथमिक क्रियाएं होते हैं। सारी बातें समझाने वाला हूँ, चिंता मत करना। अब मानव जो क्या करता है, वो धन कमाने के लिए जो काम करता है उसको क्रियाएं कहते हैं। अब ये जो क्रियाएं हैं, ये जो क्रियाएं हैं, इनको अपन कई भागों में बांटते हैं। 4 है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ये आगे बात होने वाली, चिंता मत करो, फिलहाल हम प्राथमिक बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्रियाएं अगर मैं सीधी सी बताऊं तो क्या होती है कि प्रकृति से सीधे जो काम अपन को मिलता है, यानी प्रकृति से सीधे जो अपन प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। बस सीधी सी बात है, यानी हमें बीच में और कुछ नहीं करना होता, प्रकृति ने दिया हमने ले लिया, बस वो होती है प्राथमिक क्रियाएं। ये हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर के माध्यम से। तो ये जो प्राथमिक गतिविधियां, क्रियाएं, कार्य जो भी है वो यही होता है, यानी करने का मतलब धन कमाने के लिए, यानी आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक मतलब जो अर्थ, आर्थिक मतलब अर्थ, धन कमाने की, जो कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है, जो कार्य करते हैं, ये आगे समझने वाले हैं। एक बार तो अपन नॉर्मल भाषा में बात करें, करते हैं, वे क्रियाएं कहलाती हैं, वे क्रियाएं कहलाती हैं। बस इतनी सी बात एक बार ध्यान में रखना है ना, ये तो एक बार मैं बता रहा हूँ, यानी सीधी सी बात है प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में क्या बात करें भाई, जो अपनी सबसे पहली बात आती है वो यही आती है कि इनके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं एक बार। चलिए, हाँ देखो, मानव गतिविधियां,
गतिविधियां का मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ गतिविधियां लिखी हुई है तो ये मत समझ लेना क्या सर यहाँ पे तो प्राथमिक क्रियाएं लिखा है, यहाँ पे गतिविधियां, तो गतिविधियां का मतलब भी क्या होता है, क्रियाएं होता है। क्या होता है भाई, क्रियाएं। तो बस ये ध्यान में रखना आप लोग। ये लो क्या है, मानवीय गतिविधियां जो आय उत्पन्न करती है। आय उत्पन्न करने का मतलब जो धन देती है, धन कमाती है, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं, ध्यान से समझ लेना। और आर्थिक गतिविधियों को मोटे तौर पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। अब जब हम इसका अध्ययन करेंगे, आज हम केवल अपने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बाकी द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थक इनके बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो केवल आपको आज की क्लास में क्या समझना है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, यानी वे क्रियाएं जिनसे हम धन कमाते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। लेकिन इनको हमने 4 भागों में बांट दिया, आज 5वां भी आ गया है। वो हम जब इस चैप्टर में चलेंगे ना तृतीयक और चतुर्थक में, उसमें समझाने वाले हैं, चिंता मत करो, हर चीज समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम प्राथमिक कहते हैं ना, सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए। तो ये बात आ गई होगी समझ में। प्राथमिक गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती है, पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर करती है। मैं यहाँ पे प्रकृति और लिख देता हूँ, ये लो, प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री और खनिजों के उपयोग से संबंधित है। इसमें शिकार, संग्रहण, यानी इसमें कौन कौन से काम आ सकते हैं मनुष्य के ये काम आ सकते हैं भाई। हाँ, शिकार करूंगा, संग्रहण करूंगा, इकट्ठा करना। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करना। पशुपालन कर सकता हूँ, ये प्रकृति ये गतिविधियां हो, पशुपालन गतिविधियां, मछली पकड़ना, वानिकी यानी फल वगैरह का जो अपने क्या करते हैं, बागान लगाते हैं, कृषि और खनन शामिल होते हैं। ये सारी प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं भाई। अब इनको व्यक्ति अगर शिकार करता है, शिकार करेगा तो शिकार करके उसको बेचेगा, अकेला तो खाएगा नहीं, अकेला तो कुछ नहीं करेगा, उसको बेचेगा तो उससे आय उत्पन्न होगी कि नहीं। तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं, यानी सीधी सी आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं आप लोगों को, प्रकृति से सीधे जो संसाधन अपने को मिलते हैं वो हमारी प्राथमिक गतिविधियां होती हैं। बस इतनी सी बात अगर दिमाग में आ गई तो मान के चलो आपके आगे वाला जो चैप्टर है ना, ये दोनों बात अगर समझ में आ गई तो आगे बस बिल्कुल मक्खन जैसी क्लास होने वाली है। बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल साफ, अरे सर दिमाग में घुस गई है ना वो बात। इसके बाद में क्या है, देखो शिकार और संग्रहण। तो सबसे पहले हम शिकार और संग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो प्राथमिक गतिविधियों में आई थी शिकार और संग्रहण के बारे में, तो इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो शिकार और संग्रहण के बारे में देखें तो ये क्या है, संग्रहण और शिकार सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक गतिविधि है। ये ध्यान में रखना, प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा कि सबसे पुरानी आर्थिक गतिविधि क्या है, आर्थिक क्रिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर्थिक क्रिया क्या है। तो ध्यान से समझ लेना, गतिविधि है का इसका मतलब क्रिया। तो सबसे पुरानी है शिकार और संग्रहण है भाई। ये कैसे कह सकते हो सर आप ये सबसे पुरानी? अच्छा, हम चलते हैं पुराने जमाने में, आदि मानव के जमाने में चलते हैं। कहाँ चलेंगे सर, आदि मानव के जमाने में चलते हैं। वहाँ पे अपने पास क्या होता था कि वो शिकार करते थे। अब शुरू में तो उनमें दिमाग नहीं था, तो शुरू में क्या किया उन्होंने, बस शिकार किया खा लिया, शिकार किया खा लिया, बाकी वहीं पे छोड़ दिया। अब समस्या आने लगी, उनका परिवार बड़ा हुआ भाई, बड़ा हुआ तो अब दूसरे दिन फिर वापस शिकार पे जाने लगे वो लोग। दूसरे दिन भाग के जाओ, फिर तीसरे दिन भाग के जाओ, ऐसे तो रोज भागना पड़ता था। तो फिर उन लोगों ने दिमाग, ये अपने मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, अपन भी करते हैं ऐसा, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात। अब वो क्या करते थे उनसे, अब उन्होंने दिमाग लगाया भाई मनुष्य बड़ा खतरनाक आदमी है, शुरू से ही खतरनाक रहा भाई मनुष्य। तो उसने क्या किया, शिकार कर लिया कि यार कल भागना पड़ेगा हमें, तो फिर क्या करें, फिर उन्होंने वो जो शिकार किया उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, दूसरे दिन उनको तुरंत नहीं भागना पड़ता था। तो इस तरीके से मनुष्य अपना विकास करता गया और उन्होंने क्या किया भाई, अपने पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और ये सबसे पुरानी है भाई, क्योंकि मनुष्य सबसे पहले शिकार ही करता था, उसको खाता था, अपना जीवन यापन करता था। अच्छा, इस प्रकार की गतिविधि के लिए बहुत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। ये अब अपने पास अगर अब बात करें तो लोग अभी भी जंगलों में शिकार करते हैं, अपना इकट्ठा करते हैं, उनमें किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है भाई, पूंजी की निवेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उठाए तीर और तलवार, चल दिए शिकार पे, जैसे अपने राजा महाराजा जाते थे, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है भाई। लेकिन ध्यान में रखना कि इसमें पूंजी की कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, इसमें निवेश की आवश्यकता ही नहीं होती है।
और ये बहुत ही निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी पर संचालित होती है। निम्न प्रौद्योगिकी है भाई, ये क्यों है निम्न, मैं बता देता हूँ। निम्न इसलिए है क्योंकि पूरे अपने पास जंगलों में अभी भी अपने पास क्या है, जो वनवासी रहते हैं, यानी जिनके पास अभी भी शिक्षा नहीं पहुंची है, वो अभी भी शिकार करते हैं बेचारे। तो वो शिकार करते हैं, तो इनमें क्या है, उनकी लागत नहीं है। अपने यहाँ भारत तो विकसित हो गया है, अपन साउथ अफ्रीका की तरफ चलेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कहाँ पर है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, अभी भी शिकार पे डिपेंड करते हैं। ऐसे ऐसे अपने पास जो आदिवासी लोग हैं, वो अभी भी ऐसी कंडीशन में जी रहे हैं। अपन तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा, अभ्यास निम्नलिखित में किया जाता है, ये नहीं भाई, ये ऐसे आ गया अपने पास, ये लाइन आ जाती है कभी कभी, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं एक बार। क्यों, ये लाइन ऐसे ही है, ये बीच में कोई प्रश्न की लाइन आ गई होगी, कोई बात नहीं, हो जाती है टाइपिंग में। अब बात करें शिकार और संग्रहण मतलब मोस्टली कहाँ पे किया जाता था, मोस्टली अभी भी है, तो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। देखो, उच्च अक्षांश क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, यहाँ पे अपने पास शिकार और संग्रहण हो सकता है। उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली शामिल है। ये तो अपने पास उच्च अक्षांशों की बात कर रहा हूँ। निम्न अक्षांशों की बात करूँ, ये उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश क्या होते हैं, इसके बारे में देखो अभी बताऊंगा। क्षेत्र जैसे अमेजोन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग जो होते हैं, वहाँ पर आज भी ये शिकार संग्रहण किया जाता है। इसका कारण समझाऊंगा मैं अभी, लेकिन ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी शिकार और संग्रहण किए जाते हैं। तो याद रखना, शिकार और संग्रहण के लिए मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। उच्च अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली आता है। अब इसमें बात करें तो निम्न अक्षांशों में जैसे अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और उत्तरी किनारा, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग आते हैं, जहाँ पे शिकार संग्रहण मतलब होता है, अभी भी किया जाता है। अब इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश कौन से हैं। उच्च अक्षांशों की बात करें तो उच्च अक्षांश कौन से होते हैं भाई, चलिए बात कर लेते हैं। उच्च अक्षांश मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अभी बता देते हैं, सारी चीज़ें समझाई देते हैं। चलिए, उच्च अक्षांश ये होते हैं, ये जो क्षेत्र है ना, ये अपने पास उच्च अक्षांश होते हैं, ये उच्च अक्षांश होते हैं। तो यूरेशिया क्या होता है, यूरोप और एशिया का जुड़ा हुआ भाग। तो ये यूरोप और ये अपने पास यहाँ इस क्षेत्र में आपके पास क्या होती थी, जो शिकार संग्रहण यहाँ पे होता है। इसका कारण भी समझाऊंगा क्यों होता है। अब उसने बताया था उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। अभी उष्णकटिबंधीय क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, आप लोगों को अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी तो। पहले छोटी सी बात एक और समझा देता हूं मैं, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो, अपना ये ग्लोब है, अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी में आपके पास ये जो उच्च अक्षांश है, तो चलिए मैं एक बात बता देता हूँ। अपना जो विश्व है, इसके बीच से ये जो रेखा दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये कौन सी है, जो बिल्कुल मध्य से काट रही है, ये भूमध्य रेखा है भाई। ये कौन सी रेखा है, इक्वेटर बोलते हैं इसको, है ना, भूमध्य रेखा है ये, भूमध्य रेखा। अब उच्च अक्षांशों की बात करें तो अपने पास इस तरफ चलेंगे, इसके उत्तर में चलेंगे तो इस तरफ ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है आप लोगों के पास, ये उच्च अक्षांशों में आता है भाई। उच्च अक्षांशों का मतलब जिसको अपन ध्रुव बोलते हैं ना, ध्रुवों पर केंद्र जो होते हैं, ध्रुव बिंदु है ना, ये मैंने समझाया अपनी क्लास में। आप लोगों को नहीं समझा तो आप दोबारा देख लेना, मैंने क्लास डाल रखी है, बड़ी शानदार है, उसमें मैंने सारे कन्फ्यूजन दूर किए हैं। अब ये जो अपने पास होता है, इसके ऊपरी हिस्सा जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला होता है अपने पास दक्षिणी गोलार्ध। अब मैंने एक शब्द बोला है उत्तरी, ये जो अपने पास यूरेशिया कौन सा होता है, यूरोप और एशिया, जो रसिया है इसका जो भाग है वो यूरेशिया होता है, ये यूरेशिया है। तो इनके जो उच्च भाग है यहाँ पे अपने पास शिकार और संग्रहण होता है। अब दूसरी बात बोलिए मैंने क्या, मैंने बोला है कि जो साउथ अफ्रीका है इसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं, चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार छोटी सी बात समझा देता हूँ। ये दो रेखाएं, प्रधान रेखाएं जो हैं, ये दो प्रधान रेखाएं कौन सी है, ये है 23.5 डिग्री कर्क रेखा और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शामिल होता है। क्यों होता है, इसका कारण सहित मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी क्लास में, तो वो देखना जरूरी है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों है, एक बार छोटी सी बात और बता देता हूँ। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर अपने पास सूरज है वो हमेशा सीधा चमकता है, हमेशा सीधा चमकता है। इसके इधर भी सीधा कभी नहीं चमकता है और इसके इधर भी सीधा कभी नहीं चमकता है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। याद रह जाएगा। हाँ, अब मैं बात कर रहा था अफ्रीका की। ये देखो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। इसके बीच में अपने पास जो देश हैं, यहाँ पे शिकार संग्रहण अभी भी होता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, जंगल है, यहाँ पे बारिश कम होती है, तो उनके पास कोई खेती का संसाधन नहीं है, कोई और व्यवसाय उद्योग धंधे नहीं है, तो फिर करेंगे क्या? जीवन यापन करने के लिए उन्हें यही करना पड़ता है। उष्णकटिबंधीय को समझने के लिए आप मेरी क्लास देख लेना भाई। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? हाँ, उष्णकटिबंधीय ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा भी है अभी। तो उस ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा देखें तो ये रहा, ये आपके पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी किनारा आता है, ये रहा, ये उत्तरी किनारा। यहाँ पे आपके पास क्या है? शिकार संग्रहण अभी भी किया जाता है। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है क्या है? बस हो गया ये निम्न अक्षांश। अच्छा, ये उत्तरी किनारा ये तो बता दिया मैंने। इसके बाद में ये आ जाता है, इसको देख लेते हैं। ये हो गया अफ्रीका, हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया, और अपने पास है दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया कौन सा है भाई? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप ये रहा आप लोगों के पास, जिसमें अपना भारत और चीन और ये आते हैं ना, ये अपने पास एशिया लो, ये आ जाता है, ये एशिया आ जाता है, ये रहा क्षेत्र अपने पास। तो इसके आंतरिक भागों की बात करें तो अपने जब भारत में भी आ जाता है, यहाँ इस तरफ आ जाता है भाई भारत में, यहाँ यहाँ ये किनारा जो होता है, इसके आंतरिक भाग में दक्षिणी पूर्वी क्या है देख लेना अपने पास दक्षिणी पूर्वी एशिया। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो ये एशिया महाद्वीप है। इसके दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो ये रहा क्षेत्र जो मैंने बताया था आप लोगों को। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आज भी शिकार संग्रहण होता है, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं तो क्या है, ये अपने आधुनिक समय में संग्राहक मूल्यवान पौधों जैसे पत्ते, पेड़ों की छाल और औषधियाँ पौधों को इकट्ठा करते हैं। सीधी सी बात है, आधुनिक अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे संग्रहण की बात करें तो जैसे पत्ते हैं, पत्ते कौन से? जैसे मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो पान तो खाया होगा ना, आपने नहीं खाया तो पापा ने जरूर खाया है। तो वो पान के पत्ते जो होते हैं उनका भी संग्रहण होता है। कैसे होता है? पान के पत्ते अपने राजस्थान में होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, दक्षिणी भाग में होते हैं, तो आएंगे कहाँ से? हम तो जैसलमेर में पान कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से लगाएंगे? तो फिर वो क्या करते हैं, उनको संग्रहण इकट्ठा कर लेते हैं। पेड़ों की छाल होती है, जो बढ़िया पेड़ होते हैं उनकी छालों को इकट्ठा किया जाता है दवाई वगैरह में काम लेने के लिए। औषधियाँ जो पौधे होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और सरल प्रसंस्करण के बाद उत्पादों को बाजार में बेच देते हैं। प्रसंस्करण क्या होता है? उसका उन्नत रूप। अब सीधी सी बात, एक बात बताऊँ, बाजार से सब्जी खरीदे, बाजार से सब्जी खरीद कर आपने क्या किया भाई? आपने लायर काट लिया, बना लिया, ऐसे थोड़ी किया है। आप सब बाजार से सब्जी लाते हो, उनको साफ करते हो, उनको काटते हो, मिर्च मसाला मिलाते हो, तब जाके तो होती है। तो फिर अपने क्या करते हैं, इन पत्ते पेड़ पौधों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, फिर उनको थोड़ा साफ सुथरा बना के पैकिंग वगैरह करके वो होती है सरल प्रसंस्करण। समझ में आ गई? हाँ, अब आ गई होगी। नेक्स्ट क्या? प्राय बेहतर गुणवत्ता वाले और कम कीमत वाले सिंथेटिक उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय जंगलों में संग्राहकर्ताओं द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अनेक वस्तुओं का स्थान ले लिया है। बस सीधी सी बात है। उष्णकटिबंधीय जंगल कौन से हैं? जो अपने पास दो प्रधान रेखाओं के बीच में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय जंगल कहलाते हैं। वहां पर अपने पास क्या है? संग्रहकर्ताओं को द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अनेक वस्तुओं का स्थान ले लिया भाई, ले सकते हैं। ये सिंथेटिक उत्पाद क्या होते हैं? सिंथेटिक उत्पाद वो होते हैं जो कृत्रिम उत्पाद होते हैं। मान के चलिए हमने अपने पास क्या है, पहले अपने को पेड़ पौधों से कुछ मिलता था। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, गोभी अपन खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, है ना? गोभी खाते हैं कि नहीं खाते? अरे गोभी होता है कि, अब देख लो, मैं बता देता हूँ, पत्ता गोभी, हाँ भी होता है, आप देख लेना भाई, कहीं देखो गुरुजी गोभी कौन लिख रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ पत्ता गोभी। एक ब्रोकली बना दिया भाई, है ना? ब्रोकली बना दिया इन लोगों ने, किन्होंने? ब्रोकली हमने बनाया भाई। तो ब्रोकली जो है गोभी का दूसरा रूप है। अब ब्रोकली जो है वो अपने पास कृत्रिम तौर से बनाई गई थी, ऐसी थोड़ी ना बनाई गई थी। अपने कृत्रिम का मतलब होता है जो हमें जिस चीज़ का उत्पादन हम कर लेते हैं। आप लोगों ने 12वीं में एक चैप्टर पढ़ा होगा, नील की खेती। अपने पास नील, गांधी जी वाला, उसमें नील वो कृत्रिम बना ली थी। तो प्राकृतिक संसाधन है जो थे, प्राकृतिक रूप से होती थी, वो नुकसान हो गया। तो बस यही बता रहा है कि उस जंगलों में जो पेड़ पौधे होते थे जिनसे हमें छाल वगैरह मिलती थी, अब वो कृत्रिम बनने लगी है, तो पेड़ पौधों की कीमत है, वो छाल की कीमत कम हो गई है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है? ये क्या हो गया? हाँ चलिए, ये आ गया समझ में।
नेक्स्ट है ग्रामीण काव्य में बात करते हैं। ग्रामीण काव्य क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं। देखो, भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर आज पशुपालन या तो निर्वाह स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। ग्रामीण काव्य की बात करें तो कहने का मतलब है जो ग्रामीण अपने पास क्षेत्र है वहाँ पे पशुपालन है, या तो वो अपने पास निर्वाह के लिए करते हैं, या बड़े लोग हैं वो अपने पास किस लिए करते हैं? व्यवसायिक स्तर पे करते हैं। हम गांव वाले बड़े भोले भाले होते हैं, हम केवल गाय को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, उनसे दूध लेते हैं और अंत में बेच देते हैं, बस इतना ही काम है। हम चाहते हैं कि वो हमारा निर्वाह कर रहे। भाई अपने भैंस पाल रखी है, आपने 10 भैंस पाल रखी है, तो सीधी सी बात है दूध आप इतना तो पियोगे नहीं, बेचोगे। इसका मतलब आप अपने जीवन यापन के लिए तो पाल रखी हो, तो अपने विकास के लिए या व्यवसायिक स्तर पे बड़ी बड़ी फॉर्म बनी है भाई अपने पास, जैसे डेयरी है, उन्होंने एकड़ भर जमीन में अपने पास पशुपालन कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनसे दूध लेते हैं, दूध डेयरी में बनाकर उसका बेचते हैं। तो वही बात है। खानाबदोश व चलवासी पशुपालन, सबसे पहले बात करेंगे पशुपालन में खानाबदोश या चलवासी क्या होते हैं सर। ये खानाबदोश कौन होते हैं? खानाबदोश वो लोग होते हैं जो आज यहाँ पे कल वहाँ पे मैं आवारा सा पागल सा दीवाना फिरता रहता हूँ, वैसी बातें हैं भाई। तो खानाबदोश हमारे वो जनजातीय लोग जो आज यहाँ पे कल वहाँ पे आज यहाँ पे ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे उनको अपना कृषि का सामान मिल जाता है, जहाँ पे उनको अपना पेट भरने के लिए सामान मिल जाता है, वो वहीं पे अपना डेरा डाल देते हैं। चलवासी का मतलब चलने फिरने वाले। पशुपालन कौन सा होता है पहले ही समझेंगे भाई। देखो, खानाबदोश पशुपालन या देहाती खानाबदोशी एक आदिम निर्वाह गतिविधि है। आदिम निर्वाह गतिविधि का मतलब होता है पुराने जमाने की निर्वाह गतिविधि क्रिया है, यानी पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये गतिविधि का मतलब क्रिया होता है जिसमें चरवाहे भोजन, कपड़े, आश्रय, उपकरण और परिवहन के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। सीधी सी बात है, आप दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में जाओ, वहाँ पे आज भी अपने पास ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने पास क्या करते हैं, इनको ये पशुओं से प्राप्त करते हैं। अपना सारा कुछ जो होता है वो पशुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे मैं बात बताता हूँ, जिसमें चरवाहे भोजन करते हैं। चरवाहे क्या करते हैं? भोजन और कपड़े और आश्रय, उपकरण और परिवहन के लिए जानवरों पे परिवहन। बैलगाड़ी जानते हो, घोड़ा गाड़ी जानते हो, ऊंट गाड़ी जानते हो। बैठे हो क्या? नहीं बैठे हो तो बैठना बड़ा आनंद आता है। ऊंट की सवारी करना कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे होता है। इसके बाद वे क्या है, वे अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जो मैंने बता दिया है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, जो चारागाह और पानी की मात्रा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। वो मैंने बता दिया भाई। आज यहाँ इस खेत में है, इस खेत में उन्होंने फसल उगाई, फसल उगा रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा भाई वहाँ की गुणवत्ता खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, दूसरी जगह चल जाएंगे, है ना। मैं तो अपना डेरा उठा के चलता हूँ, है ना। वो मैं कुछ बोलना और चाह रहा था, लेकिन डेरा उठा के आप कहीं पर भी जा सकते हो। अपने गाड़ियाँ लोहार जानते हो, लेकिन वो इसमें नहीं आते हैं, ध्यान से समझ लेना। हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जानवर रखे जाते हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है। अब पशुपालन कर रहे हैं तो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग जानवर रखे जाते हैं। अब मैं सुबह ग्रुप बर्फीले क्षेत्र में रह रहा हूँ, ऊपर ध्रुवों के पास वाला जो क्षेत्र वहाँ पे रह रहा हूँ, और वहाँ पे मैं ऊँट पाल लूँ तो कैसा रहेगा? ऊँट चल सकता है वहाँ पे? नहीं चल सकता। तो वैसी बात है। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में मवेशी सबसे महत्वपूर्ण पशुधन है। मवेशी में अपने पास जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, ऊँट है, पाडा गाड़ी है, जो भी है ना, सारे वो जानवर आ जाते हैं मवेशी में। इसके अलावा जबकि सहारा और एशियाई रेगिस्तान में ऊँट, भेड़, बकरी और ऊँट पाले जाते हैं। यानी भेड़, बकरी और ऊँट है, ये विशेष तौर से कहाँ? सहारा एशियाई रेगिस्तान में पाले जाते हैं। क्यों? ऊँट को पानी की आवश्यकता है। एक बार सप्ताह में वो पेट भर लेता है, फिर सप्ताह भर चलता रहता है, काम चल जाता है। बकरी क्या होती है? छोटी होती है, कम वो उस पर खर्च होता है, तो वो काम आती है। भेड़ है, उनसे वो ऊन वगैरह प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मवेशी में जैसे गाय है, भैंस है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ना। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। ये कहाँ? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका मैंने दिखा दिया, तो दोबारा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और सहारा और अपने पास क्या है? एशियाई रेगिस्तान, इसमें बात कर लेते हैं। सहारा और रेगिस्तान, इसमें बात करें तो देखो, सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है भाई आप लोगों के? सहारा रेगिस्तान यहाँ से शुरू होता है भाई। ये जो क्षेत्र है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 12 देशों में गुजरता है। ये अफ्रीका का जो कौन सा सहारा रेगिस्तान है ना, वो यहाँ पे फैला हुआ है। याद रख लेना, ये सहारा रेगिस्तान कहाँ? ऐसे फैला हुआ भाई। ये ऐसे नहीं, नीचे वाले क्षेत्र में नहीं है भाई, इस क्षेत्र में फैला हुआ है ये, है ना। हाँ सर, समझा दो।
इसके बाद क्या बताया था, एशियाई रेगिस्तान। एशियाई रेगिस्तान की बात करें तो एक तो अपने थार का मरुस्थल रहा, इसे चीन की तरफ चलेंगे तो गोबी का मरुस्थल है ना, गोबी का मरुस्थल भी है, ठंडा मरुस्थल उसी को कहते हैं, सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल। तो ये ध्यान में रखना, सहारा आ गया, यहाँ पे थार आ गया, यहाँ पे गोबी आ गया। तो ये जो अपने पास मरुस्थल है, यहाँ पे भेड़ बकरी, यहाँ पे क्या पाले जाते हैं, भेड़ पाल लेते हैं। तो अपने जैसलमेर की तरफ जाओ, भेड़ बहुत है, बकरी जाओ, बकरी भी बहुत है, और ऊँट भी जाओ, ऊँट तो अपने पास जैसलमेर का नाचना ऊँट, जैसलमेर का कौन सा, नाचना ऊँट है, बहुत ही फेमस है, दुनिया का सबसे बेस्ट वो जो नस्ल होती है वो नाचना होती है, याद रख लेना। आप गुरुजी जीके पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, मैंने बताया ना शुरू में कि लैब असिस्टेंट की एग्जाम देने जाओगे आगे, अभी नहीं आगे जाओगे तो गारंटी है इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को करने वाले हो। अच्छा, तिब्बत और एंडीज के पहाड़ी क्षेत्रों में योक और लामा तथा आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में बारहसिंगा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे अपने पास पहाड़ी में योक, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे तिब्बत का पठार है वहाँ पे चलते हैं। तिब्बत अगर अपन बात करें तो चीन की तरफ चलेंगे तो ये देखो, ये अपने पास क्या आ गए, कहाँ गए, सूडान की तरफ आ गए कि चलिए अपने को तो अपने भारत की तरफ चलना है। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो क्षेत्र है आप लोगों के पास, ये जो क्षेत्र है ये तिब्बत का पठार है। यहाँ पे तिब्बत के पठार के जो पठार है वो पथरीली जमीन है, तो यहाँ पे योक रखे जाते हैं। योक यानी सूरा गाय जिसको कहते हैं, जंगली गाय, पहाड़ी गाय जिसको कहते हैं, ये वहाँ पे बिल्कुल मजबूती के साथ चल सकते हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ऊँट रखूँगा, एक बात बताऊँ मुझे, है यहाँ पे मैं ऊँट रखूँगा तो वो ऊँट तो अपने पास पैर गद्दीदार होते हैं, तो वो पत्थर पे कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा, नहीं। तो फिर यही बात होती है भाई। तो पथरीले क्षेत्र में आपके पास योक है वो पाली जाती है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, कहा कि जो लामा और याक और लामा, याक और लामा तो यहाँ पे पाले जाते हैं भाई पहाड़ी क्षेत्रों में, मैंने बता दिया। याक और लामा याद रखना भाई, ये प्रश्न भी है आगे। आर्कटिक कौन सा, बर्फीला क्षेत्र, और उप आर्कटिक क्षेत्रों में बारहसिंगा सबसे महत्वपूर्ण जानवर है। कहाँ पे है, ये रहा आर्कटिक। ये देखो ऊपर का जो क्षेत्र होता है ना, ये जो बर्फीला क्षेत्र होता है, यहाँ पे अपने पास देखो ये रहा, आपने ना यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये जो क्षेत्र है ये बर्फीला क्षेत्र है, और यहाँ पे आपके पास आर्कटिक दिखाई दे रहा होगा, ये आर्कटिक सर्किल, हाँ दिखाई देगा आर्कटिक। ये जो बर्फीला क्षेत्र होता है, यहाँ पे आपके पास योग जो अपने पास क्या है, कौन सी, बारहसिंगा, कौन सी, बारहसिंगा। क्यों, क्योंकि ये बर्फ में चल सकता है आराम से, तो इनकी वो स्लेज बनाते हैं, गाड़ियाँ बनाते हैं, उसके द्वारा माहल ढोते हैं बर्फ में, तो ये याद रखना। उपार्कटिक और आर्कटिक, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, बस ये ध्यान में रह जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, देहाती खानाबदोशी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़िए भाई, याद रखना क्या है। कोर क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों से पूर्व की ओर और अरब प्रायद्वीप के पार मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है। क्या है, देहाती खानाबदोशी 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी है। ये खानाबदोशी मतलब जो अपने पास चलवासी जो पशुपालन है वो कहाँ से जुड़ा है, कोर क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, कोर क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तटों से पूर्व की ओर अरब प्रायद्वीप के पार मंगोलिया और मध्य चीन तक फैला हुआ है भाई, पहली बात। दूसरा क्षेत्र यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्र, जो मैंने अभी बताया ऊपरी भाग जो है ना, यूरेशिया, यूरोप और रसिया का जो भाग है ना, एशिया का जो ऊपरी भाग है, इसको बोलते हैं भाई यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो ऊपरी हिस्सा है यूरेशिया होता है, जो आपस में मिलते हैं ना, जहाँ पे यूरोप और एशिया महाद्वीप जहाँ पे मिलता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में टुंड्रा प्रदेश जो बर्फीला क्षेत्र होता है ऊपर वो होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा, जो मैंने अभी गोलार्ध बताए हैं भूमध्य रेखा के नीचे वाला, और मेडागास्कर द्वीप समूह पर छोटे क्षेत्र हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाले तक तो बता दिया मैंने, यूरेशिया भी बता दिया, ये बता देता हूँ दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह कहाँ पे है। ये मेडागास्कर द्वीप समूह याद रखना, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्यों। तो देखो ये तो है मेडागास्कर द्वीप समूह, कहाँ पे गया, बहुत बड़ा हो गया भाई, ये रहा, ये मेडागास्कर है। एक बात बता देता हूँ, अपन ने भारत में जो मानसून आता है वो यहीं से चल के आता है ऐसे, ये देखो ये सीधा यहाँ से अपने पास हवाएं अपने अवतलित होकर वापस यहाँ से ऐसे आती है, ऐसे आती है, फिर यहाँ पे टकरा कर और ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, तो यहाँ पे तो गर्मी पड़ती है, मैंने बताया ना गर्म क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे गर्म पड़ती है, यहाँ पे समुद्र है, ये देखो कौन सा, इंडियन ओशियन है ना, क्या है, ये रहा अपने पास हिंद महासागर है, हिंद महासागर से उड़ती हुई अपने ऊपर जाती है,
ऊपर जाएगा तो अपने भारत के यहाँ पे 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। मैंने समझाया भाई मानसून में, ये मानसून की बात करेंगे। मैं बता रहा था कि मेडागास्कर के पास क्या है भाई, मैं क्या समझा रहा था, ये समझा रहा था दक्षिण गोलार्ध में क्या है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह पर भी पशुपालन होता है। ये यहाँ पे भी पशुपालन होता है इस क्षेत्र में। और अपने पास ये दक्षिणी पश्चिमी ये क्षेत्र होता है, दक्षिणी पश्चिमी अपने पास जैसे ये अफ्रीका है ये, तो इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग ये होता है यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, है ना। तो इसमें जैसे अंगोला आ गया है, नामीबिया आ गया है, बोत्सवाना आ गया, साउथ अफ्रीका आ गया, ये सारे देश इसी में आते हैं दक्षिणी पश्चिमी में। तो ये ध्यान में रखना है, याद रह जाएगा। चलिए फिर आगे, ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों पर स्थित चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पुनः पहाड़ी चारागाहों की ओर मैदानी लाइन समझ में नहीं है, पुनः पहाड़ी चारागाहों से मैदानी क्षेत्रों की ओर प्रवास की प्रक्रिया को ट्रांसह्यूमन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछेगा, पक्का आएगा, ट्रांसह्यूमन किसे कहते हैं, याद रख लेना कि कहने का मतलब ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों पर स्थित चारागाहों की ओर तथा, इसका सीधी सी बात बता देता हूँ, गर्मियाँ होती है तो पहाड़ों की तरफ जाते हैं, या एक आसान भाषा में कहता हूँ ना, गर्मियाँ हुई पहाड़ों की तरफ चलते हैं, माउंट आबू घूम के आएंगे भाई, है ना, होता है ना इच्छा। और उसके बाद में जैसे ही अपने पास क्या होता है कि शीतकाल शुरू होती है, जैसे बर्फबारी शुरू हो जाती है, मतलब ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, पुनः पहाड़ी चारागाहों से, पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदानों की तरफ आ जाते हैं, प्रवास की प्रक्रिया। और यह जो आवाजाही होती है, इस आवाजाही को हम ट्रांसह्यूमन्स के नाम से जानते हैं, याद रह जाएगा बिल्कुल। अच्छा, हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया लोग गर्मियों में मैदानों से पहाड़ों की और तथा सर्दियों में ऊंचे चारागाहों से मैदान की ओर पलायन करते हैं। कहाँ पर? हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में। ये ध्यान में रखना, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया लोग, ये वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पे जनजातीय लोग हैं, उनकी प्रजाति है, उनके नाम से है भाई, जैसे अपन कहते हैं ना यहाँ पे जैसे जनजातीय लोग, वो है ये। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो टुंड्रा क्षेत्र में खानाबदोश चरवाहे गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की ओर और सर्दियों में उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाते हैं, याद रख लेना भाई। याद क्या रखना है? टुंड्रा क्षेत्र में खानाबदोश जो चलवासी चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, दक्षिण से दक्षिण है उसकी तरफ ऊपर जाएंगे भाई, और उसके बाद में जैसे ही अब सर्दी आती है उत्तर से दक्षिण की तरफ आना शुरू कर देते हैं। अब देखो बात करते हैं आगे है वाणिज्यिक पशुपालन। क्या होता है भाई? वाणिज्यिक यानी व्यापार के लिए पाले गए पशु। व्यापार, जिसे हम व्यापार करेंगे भाई, क्या है व्यापार में? वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? व्यापारिक, व्यापार है, व्यापार करेंगे हम, किसका करेंगे? हाँ, वो करेंगे, देखेंगे। व्यावसायिक पशुपालन स्थायी पशुपालन फार्मों पर किया जाता है। स्थायी पशुपालन फार्म क्या होती है भाई? जैसे अपने पास कोई डेयरी लगाना चाहता है तो वो अपने पास एक बड़ा सा एकड़ भर जमीन खरीदेगा, वहाँ पे पशु पालेगा ही नहीं पालेगा। इसके बाद में ये बड़े फार्म क्षेत्रों में फैले होते हैं, ये बड़े फार्म क्षेत्रों में फैले होते हैं और कई भागों में बटे होते हैं, जहां चराई को नियंत्रित करने के लिए बाड़ लगाई जाती है। जब एक भाग की घास चर ली जाती है तो पशुओं को दूसरे भाग में ले जाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे खेत अपने पास, तो उस खेत के लोग भाग किए जाते हैं कि भाई पहले पशु है इस भाग में चरेंगे, जिससे क्या होगा, ये होगा कि भाई इस भाग की जो घास है वो उग जाएगी, लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। पशुओं का क्या है, अपने पास अगर पूरे में छोड़ देंगे तो वो आधा यहाँ पे चरेंगे, आधा यहाँ पर, वो व्यवस्थित नहीं होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, एक खेत में अपने पास हिस्से बना देंगे कि भाई पहले पशुओं को इस भाग में चराएंगे, फिर अगले में जाएंगे, फिर वहाँ पे चरेंगे तो इस तरफ अपने पास घास वगैरह उगना शुरू कर देगी, इस तरीके से। अच्छा, महत्वपूर्ण पशुओं में बात करें तो भेड़, मवेशी में गाय, भैंस, जिनसे अपन को दूध प्राप्त होता है। आपको होगी सर बकरे से भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें गाय, भैंस इनको शामिल किया जाता है, घोड़े शामिल होते हैं। इसके बाद में मांस, ऊन, खाल और चमड़े जैसे उत्पादों को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित और पैक किया जाता है, बिल्कुल। यानी कहने का मतलब पशुओं से मांस भी प्राप्त होता है। अब जहाँ पे पशुओं से मांस प्राप्त होता है तो उनको क्या करते हैं, वो वैज्ञानिक तरीके से पैक करके विदेशों में भेजते हैं। ऊन है वो प्राप्त होती है, खाल है, चमड़ा है, चमड़ा भी अपने पास क्या मशीनों द्वारा बनाया जाता है और चमड़े के उत्पाद बनाए जाते हैं। विभिन्न विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। ये सामान यानी मांस है, चमड़ा है, खाल है, जो भी है वो विदेशों में निर्यात किए जाते हैं व्यापारिक तौर पे। पशुपालन में पशुओं का पालन वैज्ञानिक आधार पे किया जाता है, ऐसे नहीं है जैसे हम पाल लेते हैं घर, भेड़ बकरी का वो क्या बनाते हैं, रेवड़ बना ले, रेवड़ बनाना नहीं होता है पालना ना, गलत बात। इसके बाद ये क्या है,
न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण देश है जहां वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। महत्वपूर्ण देश है भाई। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ये याद रखना। आपके पास ये आ जाए कि भाई आपको विश्व मैप में वाणिज्यिक जो देश है उनको दर्शाना है, तो कैसे दर्शाओगे? तो देखो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनको आपको दर्शा देना है। इसके बाद में बात करें तो कृषि, हाँ, ये पशुपालन के बारे में आपका मैटर कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं कृषि। अब कृषि क्या होती है? कृषि होती है खेती। अब खेती और कृषि दोनों नाम अपने पास समानार्थक है, लेकिन कृषि वो वैज्ञानिकी नाम है। खेती अपन जो किसान होते हैं वो करते हैं, वो अपने पास खेती होती है। खेती के तरीकों के आधार पर, ये मैंने बता दिया, खेती के तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है और पशुधन पाला जाता है। ये आपके पास कृषि, मतलब ये क्या कह रहा है कि खेती के तरीकों के आधार पर है। तो इसमें सबसे पहले बात करें तो निर्वाह कृषि की बात करते हैं। कौन सी निर्वाह कृषि? कौन सी? जिससे व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, निर्वाह कृषि कहलाती है। तो देखो, निर्वाह कृषि वह है जिसमें कृषि क्षेत्र स्थानीय स्तर पर उगाए जा गए सभी या लगभग सभी उत्पादों का उपभोग करते हैं। सीधी सी बात है, आप खेत में बावा हाँ कर हाँ, तो वो मान के चलो कि अपने जब बारिश में अपने खेत को बोते हैं तो वो अपने लिए ही करते हैं, हम बेचने के लिए नहीं करते हैं। तो वही है निर्वाह कृषि। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। निर्वाह कृषि को दो श्रेणियां, आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, याद रख लेना भाई। दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आदिम निर्वाह कृषि कौन सी है? बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए हैं ना मैंने। हाँ सर, आप बड़े समझदार हो। आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं मैंने आपको समझा दिया है। मैं विशेष रूप से अफ्रीका, ये ध्यान में रखना, अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका की बात कर लेते हैं, और दक्षिणी पूर्वी एशिया में कई जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाती है। क्या है? आदिम निर्वाह कृषि। कहाँ पे है? अफ्रीका, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्व एशिया या और जनजाति द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाती है। स्थानांतरित खेती को, यानी कहने का मतलब आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसको अपन कहते हैं। स्थानांतरित खेती को स्लेश और बर्न कृषि भी कहते हैं, याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है क्योंकि वनस्पति को आमतौर पर आग से साफ किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जो अपन स्थानांतरित कृषि कहते हैं ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ इसमें क्या करते हैं, ये जो लोग क्या करते हैं, जमीन में जब घास फूस उग जाती है तो उसको वो जलाते हैं। जलाने से दो फायदे होते हैं, एक तो अपने पास वो जो घास फूस उगे हैं वो अपने पास नष्ट हो जाते हैं, दूसरा जो राख बनती है वो उपजाऊपन वाली होती है, उपजाऊ बनाती है उसको। लेकिन ये राख मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ये देखो आगे लिखा हुआ है, चिंता मत करो, हर चीज समझा रखी है मैंने। अच्छा, ये ध्यान में रखना स्थानांतरित कृषि। अब बात करते हैं, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभिन्न नामों से प्रचलित है। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग के नाम से भी जानते हैं इसको, ध्यान में रखना। क्या स्थानांतरित खेती को स्लेश और बर्न तो कहते हैं, लेकिन इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, अपने भारत ये रहा, और इसके ये जो भाग है, ये जो भाग है, इसमें अपने पास झूमिंग के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्पा। इंडोनेशिया और मलेशिया में लादांग कहते हैं। लादांग नहीं भाई, लादांग कहते हैं। और एक और बता देता हूं, ब्राजील में इसको, जो ब्राजील देश है वहां पर इसको रोका कहते हैं। क्या कहते हैं? रोका। आपने रोका क्यों आ रहा है? आपने रोको छोरन रोक भागो, छोरिन रोक भागो, साथ छोरो थारो छोरी मारी, वो होता है। लेकिन यहाँ पे झूमिंग कृषि को रोका कहते हैं। अब इसके बाद आगे क्या है? हाँ, स्थानांतरित खेती की मुख्य समस्या यह है कि विभिन्न भागों में उर्वरता की हानि के कारण झूम का चक्कर कम होता जाता है। सीधी सी बात है, बारंबार वहाँ पे कृषि खेती अपने पास फसल को जलाएंगे, यानी फसल काट ली, फसल का जो नीचे वाला हिस्सा उसको जलाना पड़ेगा, उसको जलाते जाएंगे तो उसकी उर्वरकता भी कम होती जाती है। तो ऐसे ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ये ध्यान में रखना भाई। आदिम निर्वाह कृषि है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आती है गहन निर्वाह कृषि। जो अपने निर्वाह कृषि है उसका दूसरा प्रकार। अगर इसमें बात करें तो इस प्रकार की कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां का जनघनत्व अधिक होता है वहां पे पाई जाती है। अब मानसून एशिया का मतलब जहां पे अपने पास एशिया महाद्वीप में जहां पर मानसूनी वर्षा ज्यादा होती है वहां पर ये कृषि पाई जाती है। आबादी वाला क्षेत्र होता है। मैं समझाऊंगा, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। देखो, गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है।
इसको अपन दो कैटेगरी में विभक्त कर सकते हैं। दो कौन सी है सर? चलिए बात करते हैं। गहन निर्वाह कृषि जिसमें आर्द्र धान की आर्द्र धान की खेती का प्रभुत्व होता है। आर्द्र धान का मतलब जिसमें चावल की प्रधानता होती है, चावल की खेती अधिक की जाती है। देखो इस प्रकार की कृषि की विशेषता चावल के फसल का प्रभुत्व है जो मैंने बता दिया है। जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण भूमि जोत बहुत छोटी होती है। जनसंख्या घनत्व अधिक रहेगा तो जमीन कहाँ से लेके आएंगे खेती के लिए, तो वो जोत छोटा होता है। मशीनों का उपयोग सीमित है, मशीनों का उपयोग तो सीमित है, लेकिन अधिकांश कृषि कार्य शारीरिक श्रम द्वारा किए जाते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल उपज अधिक होती है लेकिन प्रति श्रमिक उत्पादकता कम होती है। कैसे कैसे सर? प्रति श्रमिक उत्पादकता तो कम बता रहे हो और जोत के द्वारा आप अधिक बता रहे हो। तो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को। देखो बढ़िया सा एग्जांपल बताऊं, ये अपना खेत है भाई और यहाँ पे लोग बहुत है, तो इसमें मैंने यहाँ पे मैंने लगा दिए 20 आदमी काम करने पे, 20 आदमी मैंने काम लगा दिए। यहाँ पे जो खेती है वो हो गई अपने पास 100 क्विंटल। क्या हो गई भाई? 100 क्विंटल है या 100 केजी, अपन केजी मान लेते हैं भाई, ये लो 100 केजी अनाज हो गया। अब 100 केजी अनाज की बात करें तो इन 20 लोगों में अगर बांटेंगे तो 5 किलो अनाज ही तो आया। लेकिन अगर अपन इस छोटे से क्षेत्र की बात करें तो इसमें से तो 100 किलो अनाज हो गया। तो जोत जो होती है, जोत मतलब खेत का आकार प्रकार माप के, जिसको अपन कहते हैं एकड़ वगैरह, जो हेक्टेयर वगैरह होते हैं उनके माप के अनुसार होती है भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रति इकाई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अनुसार तो उपज अधिक होती है लेकिन श्रमिक उत्पादकता कम होती है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी, सीधी सी बात। अच्छा, धान के अलावा अन्य फसलों पर आधारित गहन अवतलन कृषि, यानी चावल के अलावा और कौन सी कृषि होगी वो सारी इसमें आएंगे। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ और ज्वार उगाए जाते हैं। ये मैंने बताया एशिया महाद्वीप में बात चल रही है अपनी। तो इसके बाद में भारत में सिंधु गंगा के मैदानों के पश्चिमी भागों में गेहूं उगाया जाता है और पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के शुष्क भागों में बाजरा उगाया जाता है। अब ये चावल के अलावा हो गया भाई। अपन भारत की ज़्यादा बात करेंगे तो मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कि अपने भारत में चलते हैं, क्योंकि भारत से ज़्यादा आपको भारत का जो मानचित्र है वो जल्दी याद होता है, उसके अनुसार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या बताया भाई? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। अरे बहुत बड़ा हो रहा है, क्या बात है। चलिए हाँ, यहाँ पे देखते हैं। अब गंगा का मैदान की बात करें तो कहाँ पे है भाई गंगा का मैदान? गंगा का मैदान ये है अपने पास, ये गंगा का मैदान है भारत में बताओ। तो यहाँ पे चावल की प्रधानता है कि नहीं है? तो पश्चिम बंगाल जो अपना, पश्चिम बंगाल में चावल की मात्रा अधिक होती है, यूपी में अधिक होता है, बिहार में अधिक होता है, क्योंकि गंगा के मैदान है और वहाँ पे चावल की प्रधानता होती है। अगर अपन इस थार की तरफ, अपने मरुस्थल की तरफ आए तो इधर बाजरा अधिक होता है। तो ये होती है अपने पास चावल के अतिरिक्त जो कृषि होती है वो सारी इसमें आती है। तो ये अपने पास क्या होती है, जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें शामिल होते हैं। जैसे चीन है, इसमें भी होता है, मंचूरिया वगैरह, ये अपने इसमें अपने जब मानचित्र में आएंगे तब अलग से समझाऊंगा, चिंता नहीं करनी है। अभी फिलहाल अपना चैप्टर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये अपने पास दोनों समझ में आ गई होगी कौन सी। एक तो अपने पास है जो आदिम निर्वाह कृषि है और एक गहन निर्वाह कृषि है। तो निर्वाह कृषि का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ऐसे आंसर देना है। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास आता है बागान कृषि या रोपण कृषि। अब ये कौन सी होती है सर? तो देखो, बागान या रोपण कृषि का मतलब होता है एक ही फसल को, यानी एक ही फसल, चाहे आपके पास जैसे चाय की खेती करते हैं तो एक चाय की खेती को एकड़ बड़ी बड़ी ज़मीनों में अपने पास रियासतों में जो स्टेट्स होते हैं, यानी ज़मीन जो अपने पास बांटी जाती है रियासतों में, तो उसमें बड़े बड़े एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ में क्या एक साथ उगाई जाती है। ये व्यापारिक कृषि होती है। अपने बागान कृषि भी इसको कहते हैं, रोपण कृषि। इसमें देखो बात करते हैं, बागानी कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित उपनिवेशों में की गई थी। तो आप जानते हो ये अपने पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? यूरोपीय क्षेत्र में स्थित उपनिवेशों में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण बागान फसलें हैं। अब बागान फसलें या रोपण कृषि में अपन बात करें, बागान कृषि या रोपण कृषि में तो चाय आती है, कॉफ़ी आती है, कोको आती है, रबर आता है, कपास आता है, तेल पाम का आता है और गन्ना आता है, केले आते हैं, अनानास आता है। ये सारे अपने पास क्या होते हैं? इनको एक साथ बड़े क्षेत्र पे उगाया जाता है, वो रोपण कृषि होती है। अच्छा, बागान कृषि की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है भाई? याद रखना, प्रश्न आएगा 100% पूछ सकता है। तो आप ये मत कह देना कि सर आपने समझा नहीं। देखो, बड़ी संपदा या बागान होते हैं, बड़ी संपदा या बागान का मतलब बड़े क्षेत्र पे होता है भाई, बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा में होता है। पूंजी, बड़ा पूंजी निवेश भी होता है भाई,
बड़ा पूंजी निवेश का मतलब क्या होता है, इसमें खर्चा भी अधिक होता है, बहुत अधिक खर्च होता है, प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता चाहिए होती है। यानी कहने का मतलब है अब बड़े स्तर पे अपने पास जैसे चाय के बागान ले लेते हैं, है ना, चाय के बागान लेते हैं तो उनमें कितने तो आदमी लगते हैं, कितनी अपने पास तकनीकी लगानी पड़ती है, फैक्ट्री लगानी पड़ती है, तब जाके ऐसा होता है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों से ही खेती करनी पड़ती है। रोपण कृषि में एकल फसल विशेषता का मतलब एक ही फसल उगाई जाती है। अगर चाय की खेती कर रहे हैं तो चाय ही चाय उगाएंगे अपने पास, इसके अलावा रबर कर रहे हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, कोको है, जो भी है, ये यानी कहने का मतलब जो मैंने बताई है ना, इनको एक बड़े क्षेत्र पे एक ही फसल उगाई जाती है। सस्ता श्रम भी सस्ता मिल जाता है, यानी ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, मजदूर है वो सस्ते में मिल जाते हैं। परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो संपदाओं को कारखानों और उत्पादों के निर्यात के लिए बाजारों में जोड़ती है, यानी यह भी परिवहन की भी आवश्यकता होती है। इसमें परिवहन नहीं होगा तो आपके पास व्यापारिक जो अपने पास क्या निर्यात है वो आसानी से बाजारों तक नहीं हो पाएगा। तो याद रखना बागान कृषि। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण बागान फसलें की बात करें तो कहाँ पे, कैसे, किस क्षेत्र में, देखो पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफ़ी के बागान होते हैं। पश्चिमी अफ्रीका जो अपने महाद्वीप है उसका इधर वाला जो हिस्सा है। इसके बाद में भारत और श्रीलंका में चाय के बागान है, बिल्कुल है, अपने पास चाय के बागान है, आसाम की तरफ चलेंगे तो, और श्रीलंका में भी है। मलेशिया में रबड़ के बागान है, बिल्कुल मलेशिया में भी है। वेस्ट इंडीज में गन्ना और केले के बागान पाए जाते हैं, मतलब करते हैं वहाँ पे। और फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागान हैं। इंडोनेशिया में गन्ना के बागान है। और ब्राजील में कुछ कॉफ़ी के फजेंडा, बड़े बागान, फजेंडा बोलते हैं कॉफ़ी के बागानों को, ये याद रखना है ना। तो ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण फसलें हैं जहाँ का मैंने आपको स्थान बताया है, याद करने वाली बात है भाई। आज अधिकांश बागानों की स्वामित्व संबंधित देशों की सरकार या नागरिकों के हाथों में चला गया। ये तो लाइन एक ऐसी है, बता रहा हूँ कि ज़्यादातर अपने पास या तो सरकार अधिग्रहण कर लेती है या अपने पास निजी स्वामित्व आ गया है। बस इतनी सी बात है ये तो। नेक्स्ट बात करें व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती। वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए व्यापार के लिए उगाया गया अनाज जो है वो अपने पास व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती में आता है। कैसे, चलिए देख। वाणिज्यिक अनाज की खेती मध्य अक्षांशों की अर्ध शुष्क भूमि के आंतरिक भागों में की जाती है। ये मध्य अक्षांश कौन से होते हैं, अपने पास 13.5 जो अपनी भूमध्य रेखा है उसके ऊपर, जो ऊपर नीचे के होते हैं ना अक्षांश, वहाँ पे होता है भाई। यह गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है, हालांकि मक्का, जौ, जई और राई जैसी अन्य फसलें भी उगाई जाती है। याद रखना भाई, क्या याद रखना, व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती में बात करें तो आपके पास गेहूं तो मुख्यतः है ही है। क्या है भाई, गेहूं तो मुख्यतः है ही, लेकिन साथ में अपन मक्का भी कर लेते हैं, जो भी है, जई भी है, राई भी है, ये सारा हम कर लेते हैं। इसके बाद में बात करें, खेत का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े स्तर पे होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक पूरी खेती मशीनीकृत होती है। अगर अपन कहने का मतलब व्यापार करेंगे तो मशीनों की आवश्यकता होगी, मशीनों से कटाई करनी पड़ेगी, ये सारा काम अपन वहाँ पे करेंगे। प्रति एकड़ उपज कम लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, ये मान के चलिए अपना क्षेत्र है और इसमें अपने को क्या है कि श्रमिक तो कम लगते हैं, श्रमिक कम ही लगेंगे भाई, श्रमिक कम लगेंगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि श्रमिक कम होंगे तो यहाँ पे अनाज ज़्यादा होगा, तो इनके हिस्से में ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। मशीनों से काम हो रहा है भाई, मशीनों से काम हो रहा है तो श्रमिक एक मशीन चलाएगा, कर देगा पूरा काम, तो फिर और लेकिन ये आकार जितना बड़ा है अपने पास उसके हिसाब से अपने पास यहाँ पे कम होता है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यानी कहने का मतलब है 10 बीघा में अपन ने गेहूँ उगाए और वहाँ पे अपन ने मशीन से काम कर लिया भाई, कटाई पुताई सारा कुछ जो है। अब अपने पास जो मजदूर है वो कितने लगे उन मशीनों को चलाने के लिए और कुछ एक उनको इकट्ठा करने के लिए लगे, बाकी सारा कुछ नहीं। तो उसमें अपने पास जो जितनी बड़ी ज़मीन है वहाँ पे उसके हिसाब से कम है, लेकिन श्रमिकों के हिसाब से ज़्यादा होती है। अच्छा, यूरेशियन स्टेप्स कनाराई और अमेरिकी प्रियरी, अर्जेंटीना के पंपास और दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डेस, ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानों में पाया जाता है भाई, ये ध्यान में रखना। यूरेशियन स्टेप्स कनाडा के अपने पास कनाडाई और अमेरिका के प्रियरी, ये प्रियरी क्षेत्र का नाम है जहाँ पर ये कृषि की जाती है, ये खेती की जाती है। अर्जेंटीना के पंपास, कोई पूछे पंपास क्षेत्र कहाँ पे है अर्जेंटीना में, कोई के प्रियरी के मैदान कहाँ पे है, ये सारे मैदानों के नाम ले रहा हूँ भाई मैं। प्रियरी के मैदान आपके पास अमेरिका में और कनाडा में, स्टेप्स है वो यूरेशियन है। इसके अलावा पंपास आपके अर्जेंटीना में होगा, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्डस घास के मैदान यानी मैदानी क्षेत्र, और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स मैदान है और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी है। ये ध्यान में रखना, ये मैदानों के नाम है जो देशों के साथ लिखे हैं।
इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट आता है आपके पास मिश्रित कृषि। ये मिश्रित कृषि क्या होता है सर? तो मिश्रित यानी मिश्रण कर देना, किसका? पशुपालन यानी पशुओं के साथ कृषि करना, कृषि के साथ पशुपालन करना रे, सीधी सी बात। कृषि का यह रूप दुनिया के अत्यधिक विकसित भागों में पाया जाता है। याद रखना आप लोग, हमेशा ध्यान में रखना, विकसित देशों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया के कुछ हिस्से और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश। समशीतोष्ण अक्षांश कौन से होते हैं? जहाँ पे शीतोष्ण यानी अपने पास जो दक्षिणी अफ्रीका, अपने पास जो ये क्या मकर रेखा जिसको है, उसके नीचे के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे आमतौर पर इससे जुड़ी फसलें गेहूं है। इसमें बात करें तो गेहूं आती है, जौ आता है, जई आता है, राई आता है, मक्का, चारा और जड़ वाली फसलें आती हैं। चारा फसलें मिश्रित खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है। चारा होगा तो पशुपालन आसानी से रहेगा। इसके बाद मिश्रित खेत आकार में मध्यम होते हैं। फसल चक्र और अंतर फसलीकरण मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद मिश्रित खेती की विशेषताएं हैं कि कृषि मशीनरी और भवन पर उच्च पूंजीगत व्यय, रासायनिक उर्वरकों एवं हरी खाद का व्यापक उपयोग तथा किसानों का कौशल और विशेषज्ञता होती है। ये सारी विशेषता है अपने पास मिश्रित खेती की या मिश्रित कृषि की। इसके बाद में बात करें तो आता है डेयरी फार्मिंग। बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न आएगा, इसका ध्यान से समझ लेना। डेयरी फार्मिंग क्या है? डेयरी जो आप जानते हो भाई, यानी दूध का उत्पादन करने के लिए फार्मिंग करना। तो डेयरी दुधारू पशुओं के पालन का सबसे उन्नत और कुशल क्या है? प्रकार है भाई। अगर मैं डेयरी यानी दूध का उत्पादन कर रहा हूँ तो डेयरी मुझे रखनी पड़ेगी। डेयरी रखूंगा तो पशुपालन रखना पड़ेगा दुधारू पशुओं को। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है। पशु में अपने पशु शेड बनाने पड़ते हैं। पशुओं को शेड मतलब छत जिसको अपन कहते हैं। चारे के भंडारण की सुविधा होनी चाहिए। चारा और दूध देने वाली मशीनें डेयरी फार्मिंग की लागत बढ़ा देती हैं। आ गई बात समझ में? अच्छा, पशु प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल और पशु चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। अगर हम पशुओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो दूध कहाँ से आएगा? इसके बाद में बात करें, यह अत्यधिक श्रम साध्य कार्य है क्योंकि इसमें आहार देने और दूध देने में कठोर देखभाल की आवश्यकता होती है। कठोर आवश्यकता होती है, कमाई भी तो अधिक होती है। यह मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास किया जाता है जो ताज़ा दूध और डेयरी उत्पादों के लिए पड़ोस का बाजार उपलब्ध करते हैं। शहरों के पास ये बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पास के शहर में जल्दी से पहुंच जाए, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा, इसीलिए पास होना जरूरी है। वर्ष के दौरान कोई ऑफ सीजन नहीं होता है, हमेशा चलने वाला है, 12 महीने चलता रहता है, कोई ऑफ सीजन नहीं है। और परिवहन, प्रशीतन और पाश्चुरीकरण के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण की अवधि बढ़ा दी है। अब अपने पास रासायनिक उर्वरक जो रासायनिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या करते हैं, हम दूध को अधिक दिनों तक चला सकते हैं। तो ये पाश्चुरीकृत करके और ये दूध की जो अवधि है वो बढ़ गई है भाई। व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा उत्तर पश्चिमी यूरोप है, दूसरा कनाडा है और तीसरे क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया शामिल आते हैं। ये आपके पास क्या है भाई? ये वो क्षेत्र है जहाँ पे डेयरी फार्मिंग अत्यधिक होती है, मैंने बता दिया भाई। तो ये डेयरी फार्मिंग हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो भूमध्य सागरीय कृषि। बढ़िया प्रश्न आएगा, 1.5 नंबर का आ सकता है, पक्का पूछ सकता है, 100% है, याद रखना। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है भाई? तो भूमध्य सागरीय कृषि वो होती है जो भूमध्य सागर है ना अपना, उसके आसपास का क्षेत्र। मैंने आप लोगों को वो पीछे वाली कृषि दिखाई नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये भूमध्य सागरीय में समझा दूंगा, अभी समझ लो आप लोग। भूमध्य सागरीय कृषि यूरोप में भूमध्य सागर के दोनों ओर के देशों, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक तट और दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भागों और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भागों में की जाती है। ये ध्यान में रखना। अब ये तो बता दूंगा, मैं दिखाऊंगा भी। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक विशेषता है, जो सबसे बड़ा इसकी विशेषता सबसे बड़ी, वहाँ पे अंगूर की खेती ज़्यादा होती है और खट्टे रसदार फलों की खेती भी वहीं पे होती है। निम्न गुणवत्ता वाले अंगूरों से किशमिश और किशमिश क्या है, अंगूरों से किशमिश और किशमिश बनाई जाती है। नहीं, किशमिश ये एक ही भाई, एक ही यहाँ पे किशमिश बनाई जाती है, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले अंगूरों से वाइन यानी शराब बनाई जाती है। इसके बाद इस क्षेत्र में जैतून और अंजीर की भी उत्पादन होता है, यानी जैतून और अंजीर भी इस क्षेत्र के क्या है, मुख्य जो उत्पादक फल वगैरह जो होते हैं वो है भाई। तो यानी खट्टे रसदार फलों की जो खेती है, इसमें एक लाइन नहीं आई है, वो मैं बता देता हूँ। खट्टे रसदार फलों की कृषि की खेती के बारे में कोई भी प्रश्न पूछे तो ये क्षेत्र आता है। कहाँ पे है सर? ये मैं दिखा देता हूँ।
भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो ये देखो मेडिटेरियन सी। अरे बहुत जल्दी हो रहा है भाई, क्या बात है, आजा भाई नीचे चलो। हाँ, भूमध्य सागर ये रहा, तस्मानिया, अरे ऊपर आ गए ये तो, चलो ये रहा भाई मेडिटेरियन सी। चलिए आ जाओ भाई। हाँ, ये देखो मेडिटेरेनियन सी मिल रहा है ना, ये जो सी है, ये समुद्र जो वाइट वाइट कलर का मिल रहा है, इसके आसपास, इसके दोनों तरफ ये समुद्र है। तो इस तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, ये रहा टूनिशिया है ना यहाँ पे। और ये आसपास का जो क्षेत्र है, जो किनारा लगता है ना यहाँ पे ये जो ज़मीन है, ये पानी में नहीं, कहीं देखो गुरुजी पानी में भी हुआ है कि ना, पानी में नहीं, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो जमीनी क्षेत्र है, यहाँ पे होती है कौन सी, खट्टे रसदार फलों की कृषि। और भूमध्य सागरीय कृषि, इस भूमध्य सागर के कारण ही इसका नाम पड़ा है। अब याद रह जाएगा, अब याद रहना है, भूलोगे नहीं, मुझे पता है। इसके बाद है बाजार बागवानी है, केवल ये नहीं है इसमें, है ना, ये नहीं है और इसमें ये नहीं है, मैं बता देता हूँ ना, ये समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो। बाजार बागवानी का मतलब क्या था, बाजार बागवानी केवल शहरी बाजारों के लिए सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए विशेषज्ञ रखती है। यानी कहने का मतलब है बाजार के निकट अगर ये कृषि खेती होती है, बाजार बागवानी का मतलब बाजारों में जैसे पुष्प है, फूल है, वो बेच सकते हैं। इसके अलावा फल है, फूल है, ये सारी सब्जियां हैं, ये सारी क्या होती है, ये बाजार में बिकती है, तो बाजार के लिए किया जाता है इसको। तो ये बाजार के क्या करते हैं, विशेषज्ञ रखती है। इसके बाद ये श्रम और पूंजी दोनों पर आधारित है तथा इसमें सिंचाई, उच्च उपज वाले बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों, ग्रीन हाउस और ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम तापन के उपयोग पर जोर दिया जाता है। मान के चलिए हमने अपने पास सब्जी उगाई, गोभी, और गोभी हमें पास के बाजार में पहुंचानी है, लेकिन वो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, जब भी होती है उससे मैं बता रहा हूँ, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो ये ध्यान में रखना, कृत्रिम तापन के उपयोग पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के घनी आबादी वाले औद्योगिक जिलों में अच्छी तरह से विकसित है। ये छोटा सा प्रश्न है, तो इसके बारे में प्रश्न आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना जरूर है भाई। इसके बाद में बात करें तो आता ट्रक खेती आती है। सर ये ट्रक खेती क्या होती है, क्या ट्रक में खेती करते हैं? नहीं, ट्रक में खेती नहीं करते हैं पगलो। क्या करते हैं फिर सर? कोई नहीं, एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। अपना सीकर है, सीकर बहुत ही घनी आबादी वाला क्षेत्र होगा, क्योंकि शिक्षा की नगरी बन गया है। वहाँ पे आसपास के बाहर के लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए खाने के लिए सब्जियाँ भी चाहिएगी, उनको खाने पीने के लिए दूध भी चाहिएगा, उनको अपने पास अन्य सामान भी चाहिएगा। तो क्या करते हैं, जैसे अपने पास है, उसके पास वाला गांव है, वहाँ पे ज़मीन है, तो क्या करेगा वो वहाँ पे सब्जियाँ उगाएगा, और सब्जियाँ उगा के क्या करेगा कि उनको ट्रक में लाद के शहर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? तो उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग, या ट्रक खेती, जिसको अपन कहते हैं ट्रक फार्मिंग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खराब अपने पास से अपने सब्जी काट ली तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, अगर उनको सुबह तक नहीं पहुंचाया तो मंडी में खराब होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए कहते हैं, देखो जिन क्षेत्रों में किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, वहां की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक फार्म की बाजार से दूरी उस दूरी पर निर्भर करती है जो ट्रक रात भर में तय कर सकता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। यानी ये अपने पास एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, फसल उगाई और यहाँ से ट्रक में लाद कर यहाँ पे ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ये याद रख लेना, अब 1 नंबर का पूछ सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्या, फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब फैक्ट्रियों में किसी चीज का निर्माण करना। इसका अभ्यास पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है भाई, यानी जहां पर विकसित जो देश है वहां पे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वहां पे होता है। इसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार में पशुधन, मुर्गी पालन और मवेशियों का पालन खलिहानों और बाड़ों में किया जाता है। उन्हें निर्मित चारा खिलाया जाता है और क्या है, निर्मित चारा खिलाया जाता है और बीमारी से बचाव के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है। निर्मित चारा मतलब होता है जिस चारे का अपन प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से बनाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, अपने पास खड़ होती है, मुर्गी के दाने होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, वैसे बनाए जाते हैं। तो ये इनको अपन क्या करते हैं, फैक्ट्री फार्मिंग कहते हैं। बस ये ज़्यादा वो नहीं है भाई। सहकारी कृषि, प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट बात। सहकारी कृषि किसे कहते हैं? तो देखो, किसानों का समूह अधिक कुशल और लाभदायक खेती के लिए स्वेच्छा से अपने संसाधनों को एकत्रित करता है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, 2 किसान भाई हैं,
3 किसान है। अब एक के पास छोटा खेत है लेकिन उसके पास संसाधन ठीक है, दूसरे के पास अपने पास ज़मीन है, तीसरे के पास पानी है, तीसरे की ज़मीन में पानी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपस में भाईचारा मिला के अपनी सारी योग्यताओं को एक साथ काम में लेंगे और अपना लाभ कमाएंगे। बस यही यह इनपुट के प्रसंस्करण उत्पादों को बेचने और सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रसंस्करण में मदद करता है। सीधी सी बात है कि अपने उत्पाद कोई भी अपने खेती करी उसको अपने कीटनाशकों के द्वारा अच्छी फसल में चेंज कर सकते हैं। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली आदि कई पश्चिमी यूरोपीय देशों में सहकारी आंदोलन सफल रहा है। ये ध्यान में रखना, डेनमार्क का नाम पक्का आएगा आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो पक्का पूछा जाएगा, तो याद रख लेना। सामूहिक कृषि सेम यही कृषि होती है लगभग। यह उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व और सामूहिक श्रम पर आधारित है भाई। ये अपने पास क्या होता है, एक दूसरे से अपनी कुशलता, जैसे मैंने बता दिया ना, अपनी अपनी योग्यता से। इसमें क्या होता है, सामूहिक श्रम होती है, एक साथ मिलके काम करते हैं, है ना। आओ बढ़कर साथ चले हम, हाथ से हाथ मिलाकर चले हम, वही बात है भाई। तो क्या है, श्रम पर आधारित है, सामूहिक श्रम या कोल खोज मॉडल, ये याद रखना। कोल खोज नाम पक्का पूछेगा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो कोल खोज नाम याद रखना। पूर्व सोवियत संघ में शुरू किया गया था, या क्या, कहाँ पे, पूर्व सोवियत रूस संघ, यानी जब रूस से पहले अपने पास इसके जो देश 12 देश अलग नहीं हुए थे, तब ये पूरा संयुक्त क्या कहलाता था, संयुक्त संघ, सोवियत संघ कहलाता था। वहाँ पे ये कोल खोज मॉडल है, ये शुरू किया गया था, जिसमें लोग मिलकर आपस में खेती करते थे। किसान अपनी भूमि, पशुधन और श्रम जैसे संसाधनों को एकत्रित करते और उन्हें अपने अपने उपयोग के लिए एक छोटा हिस्सा रखने की अनुमति दी जाती थी, एक साथ मिलके, है ना। हाँ, एकता का प्रतीक थी भैया ये जो सामूहिक कृषि है। इसके बाद में क्या है, तो इसके बाद में आता है खनन। तो खनन भी आपके पास प्राथमिक क्रिया में आता है। हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्राथमिक क्रियाएं पढ़ रहे थे, जिसमें अपने कृषि के विभिन्न प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। खनन अपने पास आ गया है, दूध उत्पादन हमने पढ़ लिया है, तो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब खनन बाकी रह गया है। तो खनन में आते हैं क्या, पृथ्वी की सतह से या सतह के नीचे से खनिजों का निष्कर्षण खनन के रूप में किया जाता है। खनन क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूँ। पृथ्वी है हमारी, इसके अंदर धरातल में बहुत प्रकार के खनिज वो छुपे हुए हैं, और मनुष्य अपने पास लालची इंसान है, तो वो क्या करता, धरती को खोद कर इसके अंदर के जो अपने पास खनिज है वो निकाल रहा है। जैसे सोना भी खनिज में आता है, अपने विभिन्न प्रकार के एस्बेस्टस देख लो अपने पास, इसके अलावा कुछ और देख लो, जिप्सम देख लो अपने पास, ग्रेनाइट वगैरह देख लो, कुछ भी देख लो, वो धरती के अंदर से ही निकाल रहा है, हर प्रकार की धातु अंदर से निकल रही है। तो यही वो कह रहा है। खनन का वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ और इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। खनन बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा होने लगा है। खनन गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक, ये याद रखना भाई, खनन को क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं। तो देखो इस प्रकार खनन कार्यों की लाभप्रदता दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है। दो प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। भौतिक कारकों के में जमाव का आकार, श्रेणी और घटना का तरीका शामिल है। और इसके बाद आर्थिक कारक जैसे खनिज की मांग, उपलब्ध और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी तथा श्रम और परिवहन लागत आती है। ये दोनों प्रभावित करते हैं खनन को। इसके बाद में क्या है, खनन के तरीके, बढ़िया प्रश्न पूछ सकता है अब की बात। देखो अयस्क की उत्पत्ति के तरीके और प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार का होता है भाई। खनन दो प्रकार से किया जाता है, सतही और भूमिगत। कौन कौन से हैं, सतही और भूमिगत। यह सतह के निकट खनिजों के खनन का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। ऊपरी लागत कम होती है, यानी कहने का मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता है, बस ऊपर ऊपर ज़्यादा धरातल के अंदर नहीं जाना पड़ता है। इसके अलावा भूमिगत खनन, ये भूमिगत होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सतह से बहुत नीचे होता है। इसमें लोगों और सामग्रियों की सुरक्षा और कुशल आवाजाही के लिए लिफ्ट, ड्रिल, धुलाई वाहन और वेंटिलेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। यह तरीका जोखिम भरा है, इसमें जहरीली गैसें, आग और बाढ़ जैसी समस्याएं आ सकती है। बिल्कुल है भाई, गहराई में जितना जाएंगे उतनी ही ज़्यादा गर्मी है, उतनी वहाँ पे नुकसान है भाई, आग लगने की संभावना रहती है। देखो विकसित अर्थव्यवस्थाएं उच्च श्रम लागत के कारण खनन, प्रसंस्करण और शोधन उत्पादन चरणों से पीछे हट रही है, जबकि बड़ी श्रम शक्ति वाले और उच्च जीवन स्तर के लिए प्रयासरत विकासशील देश अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यानी विकसित देश तो खनन पे थोड़ा कम जोर देते जा रहे हैं, जबकि विकासशील देश है वो ज़्यादा जोर देते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, तो फिर उनके लिए सामग्री ज़्यादा चाहिएगी, सामग्री ज़्यादा चाहिएगी तो लोगों को काम भी करना पड़ेगा। यही बात है अपने पास।
अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, अच्छा यहाँ पे आपके पास वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो सारे नोट्स है इस चैप्टर के वो समझ में आ गए होंगे, है ना। तो कोई नहीं, बढ़िया शानदार अपना चैप्टर रहा है और इससे शानदार नोट्स आपको कहीं मिलने भी वाले नहीं है। अब उससे भी ज़्यादा शानदार अपने क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा। तो बात करें, देखो निम्न में से कौन सी रोपण फसलें नहीं है। अब आप बता सकते हो सर इसमें गेहूं नहीं है, ये तो आप बता ही सकते हो। हाँ सर अब बता देंगे, अब सब कुछ कर देंगे, आपने बता दिया अब सब कुछ कर देंगे। हाँ मुझे पता आप सब कर दोगे। चलिए देखते हैं अपने पास सब कुछ, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गेहूं हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो डेनमार्क इसका आंसर होगा भाई, क्या होगा, इसका आंसर डेनमार्क होगा, क्योंकि वहाँ पे नीदरलैंड भी है, लेकिन आपको डेनमार्क करना है। फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि और पुष्पोत्पादन। तो पुष्पोत्पादन होता है, इसमें तो पूछने की बात नहीं है। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया जाता है। कौल खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो रोपण कृषि हो जाएगी, यानी कहने का मतलब है रोपण जो कृषि है इसका औपनिवेशिक जो यूरोपीय औपनिवेशिक संघ था उन्होंने किया है भाई। बाकी सभी आप जानते हो, कौल खोज है वो अपने पास कहाँ पे, सोवियत संघ में, वो अंगूरोत्पादन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, और मिश्रित कृषि है वो जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक वहाँ पे होती है। तो ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अर्जेंटीना व कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में की जाती है भाई, बिल्कुल की जाती है इसमें। ऑस्ट्रेलिया के पंपास क्षेत्र में की जाती है और यूरोपियन स्टेपीज क्षेत्र में की जाती है। मैंने बताया भाई ये घास के मैदान है। अमेजन बेसिन में ये नहीं होती है भाई, कहाँ पे, अमेजन बेसिन में, बात ही नहीं करी हमने। अच्छा, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ये तो आपको अब याद हो गया सर, भूमध्य सागर में की जाती, सागरीय कृषि क्षेत्र जो है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र वहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास से, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृतन दहन कृषि का प्रकार है। कृतन दहन जलाकर जो अपने पास कृषि करते हैं। तो विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। तो ये अपने पास क्या थी भाई, ये आपके पास है, आपके चलिए यही ठीक है अपने पास, हाँ यही ठीक है कलर तो यहाँ पे, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि थी ये। इसके बाद निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि नहीं है, तो एकल कृषि में देखो डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसमें आपके पास मिश्रित कृषि वो एकल कृषि नहीं है भाई, और बाकी सारी एकल कृषि है। क्या ऐसे एक ही फसल उगाई जाती है मोस्टली, तो ये वही है आपके पास, ठीक है, याद रहेगा, हाँ पक्का। इसके बाद में बात करें तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं, अपने पास झूमिंग कहते हैं भाई। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, याद भी है, अभी थोड़ी देर पहले बात करके आए। निम्न में से रोपण कृषि फसल है मध्य, ये अपने पास प्रश्न भी आया हुआ है भाई। रोपण कृषि में बात करें तो चाय आता है, ये रोपण कृषि है, अभी बात हो चुकी है अपनी। कौन सा तथ्य सत्य है, ये भी बढ़िया बात है भाई। देखो आखेट व भोजन संग्रहण द्वितीय क्रियाएं हैं, ये गलत है भाई, ये गलत है, ये प्राथमिक क्रिया है। इसके बाद भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही, ये सत्य है। इसके बाद देखो मिश्रित कृषि केवल पशुपालन होता नहीं, गलत है। निर्वाह कृषि का कम जनसंख्या वाले क्षेत्र देशों में होती है, ये भी गलत है, जनघनत्व वाले में होती है, अभी समझा के आया हूँ। इसके बाद मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। बढ़िया प्रश्न है ये, तो इसमें आप बता सकते हो क्या कहते हैं भाई, उसको लादांग कहते हैं, जो मैंने आपको सही करवाया था। क्या कहते हैं, रोका कहाँ पे, रोका जर्मनी में, हाँ अभी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है प्राथमिकता आर्थिक क्रिया, यह प्राथमिक है भाई, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, क्या है प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, भोजन संग्रहण कृषि, खनन कृषि, भोजन संग्रहण आखेट और पशुचारण। अरे ये सारे कैसे कर दिए भाई, तो इसमें अपने पास प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं, भोजन, खनन और भोजन संग्रहण आखेट। हाँ भाई इसमें ये आएगा सबसे पहले, इसमें अपन ये करेंगे, क्योंकि अपने पास भोजन संग्रहण भी होता था, आखेट भी होता था, तो ये सही तरीका यही है, बाकी ये सारे लगभग मिलते जुलते से हैं भाई। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है। भूमध्य सागरीय का तो सीधी सी बात है, सरल सा प्रश्न है, अंगूर है। अंगूर खट्टे हैं, खाया नहीं जाता सर, खट्टे तो अपने आप होंगे, आपकी पहुंच के बाहर हैं। निम्न में से किसे फजेंडा कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, ब्राजील के कॉफी मैदानों को फजेंडा कहते हैं। याद आ गया सर, अभी पढ़ाए थे,
चलिए, अंगूर की कृषि किस कृषि की विशेषता है? भूमध्य सागरीय कृषि की है। ये प्रश्न अलग इस तरीके से भी आ सकता है, उस तरीके से भी आ सकता है। यानी कहने का मतलब मैं ऐसे भी आ सकता हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, मैं वैसा भी हूँ, पता नहीं मैं कैसा कैसा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे कॉल खोज बता सकते हो अब, है ना। क्या होता है भाई कॉल खोज? अपने पास सामूहिक कृषि क्षेत्र होता है। क्या होता है कॉल खोज में? सामूहिक कृषि। कहाँ पे? सोवियत संघ में हुई थी खोज इसकी। प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किया गया अखेट पशुचारण, आखिर व भोजन, उपरोक्त सभी किया गया। भाई क्या किया गया है? उपरोक्त सभी किया गया है। उत्तरी अक्षांश के निम्न में से किस क्षेत्र में भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है? तो उत्तरी कनाडा, दक्षिणी लीबिया और उत्तरी यूरेशिया और उपरोक्त सभी। तो इसमें उत्तरी यूरेशिया आएगा, याद रखना। यूरेशिया की बात हुई थी ऊपर अपने पास, मैंने बताया था आपको, मैप खोलकर समझाया था। लोग निम्न में से किस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं वनस्पति का संग्रह करते हैं? सीधी सी बात है, भोजन के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। आपको एक बात बताओ, पशुओं से क्या मिलेगा आप लोगों के पास? वनस्पति से क्या मिलेगा? सिर्फ खाने को मिलेगा। और आप लोग दिमाग में लगा लेते हो वस्त्र भी मिल सकते हैं, तो उपरोक्त सभी कर दोगे। ये दिमाग नहीं लगाना है। आर्कटिक और उप उत्तरी जो ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों में किसे पाला जाता है? तो उसमें अपने पास देखो लामा, ऊंट और गाय तो पाली जाती नहीं है, तो यानी रेंडियर को पाला जाता है। रेंडियर कौन होता है सर? ये 12 सिंगा होता है। याद रखना, बर्फीले क्षेत्र में रेंडियर पाले जाते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। अच्छा, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रजाति के लोगों का समूह है? ग्रीष्मकाल में मैदानों से और क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र से में चला जाता है, तो ये सारे आएंगे भाई। इसमें गुजर भी था, इसमें भूटिया भी था, इसमें अपने पास गद्दी भी थे, तो ये आपके पास उपरोक्त सभी हो जाते हैं। बता दिया मैंने। निम्न में से कौन सी फसल रोपण विधि द्वारा नहीं उगाई जाती है? देखो चाय उगाई जाती है ना, चाय उगाते हैं, कॉफी उगाते हैं और कोको भी उगाते हैं। लेकिन जो नहीं उगाते हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है? गहन निर्वाह कृषि, तो इसमें आपके पास चावल आएगा। गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल यही है। अपन ने बात करी थी गहन आबादी वाले में, जिसमें निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? नहीं है, ये तो पहले भी आ चुकी है भाई। कोई बात नहीं, इसमें चावल नहीं है ना। ये प्रश्न दूसरे तरीके से आ गया, इसमें चावल ऑप्शन दे दिया। बाकी सारी अपने पास रोपण कृषि है। रोपण फसल मैंने बता दिया कौन सी। अच्छा, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान कौन से नहीं है? देखो पंपास है, डाउन्स है, वेल्डस है, सवाना नहीं है। सवाना नहीं है शीतोष्ण के मैदान, बाकी सारे हैं। और ये कहाँ पे है? मैंने पीछे बता दिया, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? ये नहीं, क्या कहा जाता है भाई, है ना। ये क्या कहा जाता है? ये लो मैंने कर दिया सही। तो इसको कहते हैं कॉल खोज। क्या कहते हैं भाई? उसको कॉल खोज कहते हैं। सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता कहाँ पर मिली? सहकारी आंदोलन को भाई कहाँ पर मिली? डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन। तो इसको डेनमार्क में मिले। प्रश्न रिपीट हो चुका है, रिपीटेड प्रश्न है तो पूछ भी सकता है, घबराने की कोई बात नहीं। प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाला सामाजिक कारक क्या है? तो प्राथमिक क्रियाओं को साक्षरता, जातीय संरचना, सामाजिक रीति रिवाज, उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी आएगा इसमें, याद रख लेना भाई। प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाला भौतिक कारक क्या है? भौतिक कारक प्राथमिक क्रियाओं में जल, भूमि और वनस्पति, तो उपरोक्त सभी आएगा। भौतिक कारक शरीर, जिसको अपन छू सकते हैं, तो जल भी जल को छूते हैं, भूमि अपन जिस पे रह रहे हैं, और वनस्पति भी आती है। तो ये तीनों आते हैं भौतिक में। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आता है, हाँ, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो हो जाते हैं कंप्लीट। और इतने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं कि अगर कभी लैब असिस्टेंट के एग्जाम देने जाओ तो पक्का इनमें से प्रश्न आएंगे आप लोगों के पास। हाँ, याद रखना, आपके एग्जाम में तो आने ही आने, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये तो आप अभी लिखवा लो मेरे से। अच्छा, नहीं, ये 30 शब्दों वाले प्रश्न और देख लेते हैं इसमें। आप कहोगे सर 30 से तो बहुत ज़्यादा है। अरे तो ये भाषा जब लिखोगे ना मेरे वाली, तो आपको अगला 2 में से 5 नंबर देने की कोशिश करेगा। अरे सर आप तो फेंक दिए, कोई बात नहीं है। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। ये विवेचना वाला नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, है ना, ये ध्यान में रखना। इसके बाद बागवानी, सब्जी और कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, मैंने समझा दिया वैसे। बागवानी सब्जी कृषि में मुख्यतः सब्जियां, फल और पुष्प उगाए जाते हैं। इनकी मुख्य खपत सीमावर्ती नगरीय क्षेत्रों में होती है। इन्हें कम समय में उपभोक्ता तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है। अतः बागवानी सब्जी कृषि नगरीय फसलों के क्षेत्रों के समीप की जाती है। अब याद रह जाएगा? बिल्कुल याद रह जाएगा। तो इसके बाद में बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, जिससे आपको याद रहे, दोबारा नहीं देखना पड़े।
इसके बाद में बात करते हैं विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों में प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है। तो ये मैं पढ़ा देता हूँ भाई, डेयरी का विकास क्यों हुआ प्रशिक्षकों के बाद में। डेयरी का मतलब दूध, दूध को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो उसमें प्रशिक्षकों का प्रयोग करना पड़ता है। रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से ही उसको काफी दिनों तक चलाया जा सकता है। देखो, दुधारू पशुओं के पालन के लिए डेयरी सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है। इसमें पूंजी भी अत्यधिक लगती है। ये मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास प्रचलित है, जो ताज़ा दूध और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। डेयरी फार्मिंग में दुधारू पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है। दूध और उसके उत्पाद खराब होते हैं, इसलिए ये बड़े पैमाने पे तब तक नहीं किया जाता जब तक कि उचित परिवहन और प्रशीतन न हो। आई बात समझ में। हाँ, डेयरी फार्मिंग के लिए कोई ऑफ सीजन नहीं है, क्योंकि दूध और डेयरी उत्पादों की शहरी और औद्योगिक मांग हमेशा बनी रहती है। परिवहन, प्रशीतन और पाश्चुरीकरण और अन्य संरक्षण प्रक्रियाओं के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडारण की अवधि में वृद्धि की और दुनिया भर में डेयरी खेती को बढ़ाया है। बढ़िया प्रश्न बनता है भाई, बढ़िया। चलिए, इसके बाद में क्या है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक ही बात है, दोनों प्रश्नों का मतलब सरल अपने पास है। तो देखो, पहले अपन लिखते हैं चलवासी पशु या देहाती खानाबदोश। अब आप इस तरीके से भी बना सकते हो, एक सारणी बनाओ, प्रश्न के नीचे ये प्रश्न हो गया, इसके नीचे दो प्रकार, एक इस तरफ 1 पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, इस तरीके से भी बना सकते हो। मैंने तभी आपको पॉइंट बनाकर दिए हैं, 4 पॉइंट यहाँ, 4 पॉइंट अगले में है। मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, यह एक पुरानी निर्वाह गतिविधि है। देखो, चलवासी पशुचारण में बात करते हैं, देहाती। यह एक पुरानी निर्वाह गतिविधि है जिसमें पशु भोजन नहीं है भाई, पशुपालन है। यहाँ पे पशुपालन। और इसके बाद में वस्त्र, आश्रय और उपकरण और परिवहन के लिए पशुओं पर निर्भर होते हैं। अभी एक प्रश्न आया था जिसमें हमने गलती कर दी है शायद, वहाँ पे मैंने आप लोगों को भोजन के लिए बताया था, लेकिन उसमें आपको अपने पास क्या है, आश्रय मतलब स्थान, अपने पास रहने का स्थान भी, तो इसके लिए अपने पास पशुओं पर निर्भर करते थे। इसके बाद ये वो सही कर लेना, वहाँ पे कहीं देखो गुरुजी को बताया को नहीं। ये क्या है, वे चारागाहों और पानी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपने पशुधन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी वे जो अपने पास खानाबदोश होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेते हैं, पानी वानी की व्यवस्था करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। प्रत्येक घुमंतु समुदाय परंपरा के मामले में एक अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। यानी कहने का मतलब, जैसे अपने गाड़ियां लोहार होते हैं, कि स्पेशल स्थान पे जाके बस जाते हैं, वहां पे अधिकार कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे हिमालय, गुजरों, बकरवालों, गद्दी और भोटिया में ग्रीष्मकाल मैदानी इलाकों से पहाड़ों तक और सर्दियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मैदानी की ओर पलायन होता है। ये मैंने समझाया भाई आप लोगों को, ये आ जाता है इसमें। इसके बाद में बात करें तो आता है वाणिज्यिक पशुधन। अपने पास इसमें क्या था भाई, वाणिज्यिक पशुधन में बात करें तो क्या आएगा फिर, यह अधिक संगठित और पूंजी गहन है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता है, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, कृषि का अलग खेत बनाया जाता है, 2 भाग बनाए जाते हैं। ये वाणिज्य पशुधन अनिवार्य रूप से पश्चिमी संस्कृतियों के साथ जुड़ा हुआ है और स्थायी खेत पर अभ्यास किया जाता है। यह खेत बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई पार्सल में विभाजित होते हैं, कई भाग बनाए जाते हैं, मैंने बताया था, जिन्हें चराई को विनियमित करने के लिए फेंस किया जाता है। यानी एक हिस्से में अपने पास बाड़ बना देते हैं। फेंस का मतलब बाड़ होता है, पहले इस हिस्से में चराई होती है, बाद इस हिस्से में चराई होती है, इस तरीके से। भेड़, मवेशी, बकरी, घोड़े महत्वपूर्ण जानवर हैं, ये आपको याद हो गया होगा भैया भी। पशुपालन में जानवरों का पालन एक वैज्ञानिक आधार पर आयोजित किया जाता है। मुख्य जोर पशुओं के प्रजनन, आनुवंशिक सुधार, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य देखभाल पे दिया जाता है। ये अपने पास वाणिज्यिक पशुधन पे आता है। तो ये भैया 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए, 4 पॉइंट यहाँ पीछे बता दिए। इनको आप वैसे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो कौन सा प्रश्न आता है, अच्छा हाँ, इसके बाद में जो एडिशनल क्वेश्चंस है वो आते हैं भाई। क्या रोपण कृषि की मुख्य विशेषता बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लेना अभी। देखो, वृक्षारोपण नहीं है भाई, ये वृक्षारोपण नहीं है। रोपण कृषि को यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण कटिबंधों में स्थित उपनिवेशों में पेश किया गया था। यह खेती का एक तरीका है जिसमें बड़े संपदा बागान खरीदे जाते हैं और बड़े पूंजी निवेश के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता और एक ही फसल में विशेषज्ञता के साथ खेती के अधिकांश आधुनिक तरीके प्रदान किए जाते हैं। रोपण की कुछ महत्वपूर्ण फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबर, कपास, तेल हथेली, ये होगी
होगी भाई, को आपने को नहीं पता। गन्ना, केले और अनानास है भाई। अब बात करें वृक्षारोपण नहीं है भाई, ये केवल रोपण कृषि है ना। रोपण कृषि की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, इसमें बात करें तो ये बड़ा इलाका या वृक्षारोपण नहीं, रोपण का कार्य होता भाई, ये वृक्षारोपण टाइप हो गया भाई। ज्यादा पूंजी निवेश होती है, प्रबंध की और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, खेती की वैज्ञानिक विधियां चाहिए होती है, एकल फसल विशेषज्ञता होती है और सस्ता श्रम परिवहन की एक अच्छी प्रणाली जो उत्पादों के निर्यात के लिए कारखानों और बाजारों से संपदा को जोड़ती है, ये इसकी विशेषता होती है, याद रख लेना भाई। अब इसके बाद में हाँ, ये फ्रांसीसी ने यूरोपीय पश्चिमी अफ्रीका में कोको और कॉफी बागानों की स्थापना की। ब्रिटिशों ने भारत और श्रीलंका में बड़े चाय के बागानों, मलेशिया में रबड़ के बागानों और पश्चिम के राज्यों में गन्ने और केले के बागानों की स्थापना की। स्पेन और अमेरिकियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया। डचों का इंडोनेशिया में एक बार गन्ने के बागान पर एकाधिकार था। ब्राजील में कुछ कॉफी के बड़े बागान अभी भी यूरोपीय लोगों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ये मैंने कुछ स्थान बता दिए हैं। कोल खोज क्या है, ये अपने पास प्रश्न आया हुआ है और 2024 में आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या संभावना बनती है। देखो, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ के प्रारंभ हुआ था, जहां कृषि की दशा सुधारने, उत्पादन में वृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रमुख सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई थी। बढ़िया प्रश्न है भाई, आगे चलो। इसके बाद ट्रक कृषि पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपके पास आया हुआ है। तो ट्रक कृषि क्या है भाई, ट्रक कृषि मैंने समझा दिया। वैसे नगरीय केंद्रों के चारों ओर लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियों को उगाना ट्रक कृषि फार्मिंग कहलाता है। ये कृषि बाजार और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा रात भर में तय की गई दूरी द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें कृषक शाम को सब्जी तोड़कर सुबह ताजा सब्जी शहर में उपलब्ध करवाते हैं। बस इतना सही है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। कारखाना कृषि क्या है, ये आपके पास मॉडल पेपर में आया हुआ है 2023-24 में। देखो, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाना कृषि की जाती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, जिसमें विशेषतः गाय, बैल और कुक्कुट होते हैं। इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बने भोजन पर रखा जाता है। इसमें अपने पास भवन निर्माण यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा पर बहुत अधिक धन व्यय किया जाता है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता बताते हुए इसके क्षेत्रों पर इसके क्षेत्र बताइए। तो बात हो गई भाई, इसके बारे में क्या क्या समझाऊंगा मैं। सागरीय कृषि भूमध्य सागरीय कृषि एक ही बात है। सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता अंगूर की कृषि है। इस प्रकार की खेती करने वाले कई देशों में अंगूरों की अच्छी किस्मों की गुणवत्ता वाली शराब का उत्पादन किया जाता है और निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का यानी किशमिश बनाई जाती है। अंजीर और जैतून का उत्पादन भी इस क्षेत्र में किया जाता है। शीतकाल में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग अधिक होती है, तब उनकी आपूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। बस ये हो गया इसके बारे में। भूमध्य सागरीय कृषि के क्षेत्र बात कर लेते हैं। तो आते भूमध्य सागरीय कृषि एक अत्यंत विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो निम्नलिखित हैं। दक्षिणी यूरोप आ जाता है, उत्तरी अफ्रीका आ जाता है, ट्यूनीशिया और अटलांटिक तट की बात कर रहा हूँ। दक्षिणी कैलिफोर्निया है, मध्यवर्ती चिली है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग। यह क्षेत्र खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये आपको मैंने समझा दिया भाई, नोट्स में ही समझा दिया सारी बातें। तो फिर नेक्स्ट है क्या, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर समझाइए। बढ़िया प्रश्न है। देखो, मिश्रित कृषि अपने पास हो गई और अपने पास यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। तो पॉइंट्स अगर आप करोगे तो ठीक रहेगा। चलिए, हाँ, ये इसके पॉइंट्स है भाई, ये केवल इसी के हैं, ये 8 पॉइंट है इसके। देखो, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि में फसलों के साथ पशु या यथा मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट आय के प्रमुख स्रोत होते हैं। मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। मिश्रित कृषि का कार्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से दूर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता रहती है और फसल उगाने एवं पशुपालन हेतु अन्य संसाधन भी उपलब्ध रहते हैं। इनमें फसलों की अंतराल के कारण कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पशुपालन भी बड़े पैमाने पर वाणिज्य स्तर पर नहीं होने के कारण अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बाद मिश्रित कृषि का चलन प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। पहले लोग फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे, ताकि उन्हें पशु उत्पाद भी प्राप्त हो सके। यथा फसलों के साथ चारे का उत्पादन होने से वे पशुपालन आसानी से कर सकते थे।
मिश्रित कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मिश्रित कृषि में विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक व वनस्पति खाद के गहन प्रयोग, यंत्रीकरण आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। ये व्यय है यहाँ पे। इसके बाद में देखो आता है डेयरी में, जो दूसरा है अपने पास, उसके भी 8 पॉइंट लिखे हैं। तो दोनों पॉइंट आप वैसे भी बना सकते हो पॉइंट वाइज, जैसे मैंने समझाया है। डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं को पालने संबंधी कार्य किया जाता है। इसमें फसल उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता है। इसमें आय में केवल पशुओं के उत्पादों में प्राप्त आय को ही शामिल किया जाता है। विश्व में वाणिज्य स्तर पर डेयरी कृषि के 3 प्रमुख बड़े क्षेत्र हैं। सबसे बड़ा उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, कनाडा का दक्षिणी पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया क्षेत्र आते हैं। अच्छा, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं तथा डेयरी उत्पादों को सुरक्षित रखने हेतु अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। आप कहोगे जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्लास काफ़ी बड़ी हो गई, नोट्स मैंने समझा दिए, एक बार इनका भी फास्ट रिविजन कर लेते हैं। ये अपना फास्ट रिविजन मान के चलो। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल क्षेत्र नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। इसके बाद डेयरी कृषि का विकास अत्यंत तेजी से वर्तमान युग में हुआ है। अब इस कृषि का विकास वाणिज्य स्तर पर किया जा रहा है। डेयरी कृषि दुधारू पशुओं के पालन का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। डेयरी कृषि में पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डेयरी कृषि में पशुओं के लिए छप्पर, घास संचित करने के भंडार, दूध उत्पादन के यंत्रों आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। तो ये मैंने फास्ट रिविजन किया भाई, आपको मैंने समझा रखा है पहले भी। नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की 3 विशेषता लिखिए, 2024 में आया हुआ है भाई। गहन निर्वाह कृषि मुख्य रूप से मानसूनी एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। पूरा परिवार ही कृषि कार्य में लगा होता है। यह कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कौन सी? चावल प्रधान निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, मैंने समझा दिया है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की बात करें तो चावल प्रधान निर्वाह, ये समझाया हुआ भाई, मेरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये देख लो, ये तो बहुत सरल था। इसलिए रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम लिखते हुए इस कृषि की 3 विशेषताओं पे का वर्णन कीजिए। और ये 2022 में रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं, रोपण कृषि की विशेषताओं और क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, रिपीट हो रहा भाई बारंबार। चलिए, रोपण कृषि, यह कृषि वृहद स्तरीय लाभान्वित उत्पादन प्रणाली है। यह एक विशेष प्रकार की व्यापारिक कृषि है। इसमें किसी एक नकदी फसल को बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। यह कृषि बड़े बड़े आकार के खेतों या बागानों में की जाती है। इसका कारण इसे बागाती या बागानी कृषि, बागानी है ये, बागानी कृषि भी कहा जाता है। रोपण कृषि की फसलें, कई फसलें रोपण कृषि द्वारा किया जाता है, जिनमें प्रमुख फसलें चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास की है। रोपण कृषि की विशेषता बात करें तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। आपको इसी प्रकार से यही भाषा बनानी है। रोपण कृषि बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है। रोपण कृषि में केवल एक फसल की कृषि पर जोर दिया जाता है। इसका उत्पादन बाजार मांग निर्धारित किया जाता है, बाजार मांग द्वारा निर्धारित किया जाता है, एक ही बात है भाई। इस प्रकार की कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक एवं अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्तम कोटि की अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके बाद में हाँ, इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। ये श्रमिक स्थानीय होते हैं। कुछ प्रदेशों में दास श्रमिक या निग्रो लोग भी काम करते हैं। श्रीलंका में चाय के बागान तथा मलेशिया में रबड़ के बागानों पर भारत के तमिल लोग कार्य करते हैं, उदाहरण सहित है। रोपण कृषि के अंतर्गत बागानों पर अधिकतर पूंजी, प्रबंध और संगठन यूरोपीय लोगों के हाथ में है। रोपण कृषि का नेक्स्ट है, रोपण कृषि में वार्षिक फसलों की तुलना में चिरस्थायी वृक्षों, झाड़ी वाली फसलों की कृषि की जाती है, यानी लंबे समय तक चलने वाली। रोपण कृषि के क्षेत्र बताए तो रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थित है, जहां पर सड़कों, रेल, नदियों, बंदरगाहों से यातायात की सुविधाएं प्राप्त होती है। रोपण कृषि के बागान विरल जनसंख्या वाले हैं क्षेत्रों में अधिक भूमि प्राप्त होने के कारण लगाए जाते हैं भाई। जहाँ पे जनसंख्या कम होगी, जमीन अधिक होगी, इसलिए वहाँ पे है भाई। इसके बाद में बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। ये मैंने समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना। देखो मैंने समझा रखा है यहाँ पे। ये जो मैंने बताया कि यह कृषि मानसूनी एशिया के घने बसे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान आदि में की जाती है। विधि प्रक्रिया क्या है? गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार जो मैंने बता दिया है, इसमें दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट बात करें तो ये अपने पास वही है, ये इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना जहाँ पे मैं कहूँ। हाँ, ये देख लो आप,
सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर, ये प्रश्न आपको याद करना है। अब की बार आने की संभावना है 100%। क्या है इसकी संभावना? 100% होती है। तो देखो मैंने इसको बनाया तो वैसे ही है, लेकिन आपको समझ में आए ना आए मैं पॉइंट बता देता हूँ। सहकारी कृषि ये लिखना है और सामूहिक कृषि ये लिखना है। इन पे प्रश्न अपने पहले रिपीट हो चुके हैं, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई इनका। ये देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले लो, काम हो जाएगा आपका, आपको मुझे पता है। इसके बाद में ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, तो मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इनमें आपको करना क्या है, देखो यहाँ से शुरू करना है, ये स्क्रीनशॉट रख लोगे और इसके बाद में ये कर लोगे। अब आपका ये जो चैप्टर है वो ये हो जाती है आपके पास कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो सारी बातें मैंने आपको इस चैप्टर में समझा दी है। सबसे पहले हमने बहुत ही शानदार नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद में उससे भी शानदार अपने एमसीक्यूज हो गए और उनसे भी ज़्यादा शानदार अपने पास लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रही है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक क्लास देखी है तो आने वाली किसी भी एग्जाम में आप इस चैप्टर से कोई गलती नहीं करने वाले हो। तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।